अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए जोशो जज्बे के साथ आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूं उज़ैर मलिक और मेरा साथ देंगी प्रोग्राम में मैं हूं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है जी आपका जो दिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में शुरू हो चुका होगा। चाय और कॉफ़ी का मग लेकर आप अपनी कुर्सियों पर, सोफे पर जहाँ भी विराजमान होना चाहे विराजमान हो जाए और हमारा जो शो है उसको ट्यून कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है हमारा आज का शो। पाकिस्तान में बात करेंगे जी ट्रंप के इस बड़े फैसले की जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। अमेरिकी जंगी तैयारों का ग्रीनलैंड पहुंचना क्या किसी बड़ी जंग की दस्तक है? और उसके साथ साथ कराची के जो सानहा पेश आया है, गुल प्लाजा से आने वाली जो लर्जा खेज अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या ट्रैफिक कवानीन का इतलाक सिर्फ आम शहरी पर होगा, बगैर नंबर प्लेट वाली सरकारी जो गाड़ियां हैं या जो कानून शिकन रखवालों पर आज हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि जुर्माने बढ़ते जा रहे हैं, इंसाफ नहीं बढ़ता नजर आ रहा। और जनाब आपको ये भी साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम बताने वाले हैं कि आप अपनी सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं और ज़िंदगी के अहम फैसले जनाब जब आप ले रहे हों तो उसमें आपने क्या करना है। मतलब शादी की बेहतरीन उम्र क्या है, उसमें ताख़ीर आपकी जहनी सेहत को कैसे मुतासर करती है, कैंसर के बढ़ते साए और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का किरदार भी प्रोग्राम का हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट को नई जिंदगी देने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ही आखिरी हल है या ये भी एक ख्वाब ही साबित होगा? बाय द वे बहुत लेट हो गया है, पहले हम सुन रहे थे कि 25 के एंड में ही हो जाएगा, लेकिन 5G नहीं मुयस्सर आ सका। लेकिन इंटरनेट की अच्छी स्पीड नहीं हो सकती पाकिस्तान में, बिल बढ़ सकते हैं, टैक्स आ सकते हैं, स्पीड नहीं बेहतर हो सकती। स्पीड नहीं बेहतर हो सकती और 7 से 9 के दरमियान तो आप स्पीड पे समझे कि बस कुछ पढ़ ही लें आप, क्योंकि वो नहीं बढ़ने वाली। खैर ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि दुनिया का नक्शा जो है वो बदलता नजर आ रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी बाज़गश्त मॉस्को और बीजिंग तक सुनी जा रही है। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोरैड के तहत अमरीकी जंगी तैयारे ग्रीनलैंड के फौजी अड्डों पर लैंड कर गए हैं। बज़ाहिर तो ये एक दिफाई मश्क है, लेकिन माहिरीन इसे आर्कटिक कोल्ड वॉर का नाम भी दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि ग्रीनलैंड की हुकूमत को पहले ही ऑन बोर्ड लिया गया था। 1951 के मुआहदे की जो गर्द झाड़ कर अमेरिका ने अपनी पोजीशन क्लियर की है। उसके बाद हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। बुनियादी मकसद जो है वो शिमाली अमेरिका की फ़ज़ाई निगरानी और बैलिस्टिक मिसाइलों का तोड़ है, लेकिन क्या ये महज दिफा है या किसी बड़े हमले की पेशबंदी है? ये जानने के लिए दिफाई माहिर अमूर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ग्रीनलैंड हम देख रहे हैं डेनमार्क का हिस्सा है, मगर दिफा अमेरिका के पास है। क्या इस बड़े पैमाने की फ़ौजी नकलो हरकत से डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन के अंदर अमेरिका के खिलाफ कोई सियासी मज़ाहमत पैदा हो सकती है, या वो चीनी असर रसूख के डर से खामोश ही रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया उज़ैर और माम, आपने इनवाइट किया। देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता था चंद हफ्ते पहले कि एक खित्ता, आमतौर पर गाज़ा था, डिस्प्यूटेड एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर था, कतर था, ईरान था, जहाँ पे पॉपुलेशन है, जहाँ पे लाइफ है, जहाँ पे इकॉनमी है। लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि कोई ऐसा इलाका जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और फ्रोज़न है, उसमें ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, वो दुनिया का सबसे हॉटली और ऑपरेशनली कंटेस्टेड इलाका बन जाएगा। ये सिर्फ कर्टसी प्रेसिडेंट ट्रंप की है कि उन्होंने उस पर नज़र शफ़क़त डाली और उसके बाद इतना ज़्यादा फोकस किया कि अब दुनिया कहीं और टॉपिक शायद कोई डिस्कस ही नहीं हो रहा। ये देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका, हम सब जानते हैं आपकी इसकी वजह क्या है। ये एक ऐसा खित्ता है जो सपोर्ट करता है ओवरव्यू को नॉर्थ से रशिया की तरफ और चाइना की तरफ, यानी नॉर्थ अटलांटिक जो पोर्शन है सारे का सारा, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले आमतौर पर मिनरल होते थे, किसी जगह ऑयल होता था, किसी जगह कोई और गोल्ड होता था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट होती थी दुनिया की। अब सिर्फ एक विजिबिलिटी हो गई है। ये एक नई डायमेंशन दुनिया में है, यानी जो पहले देखेगा वो पहले बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। यानी पहले, जैसे मैं कंपेयर करता हूं कि वर्ल्ड वॉर में जब जहाज बने थे तो जहाज बनाने का पहला मकसद ये था कि जब ये बैलून की शक्ल में पहले आए, फिर जहाज की शक्ल में आए, तो ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये गिना जाता था कि ये ओवरसी कर लेते हैं, यानी दुश्मन के आने वाले जहाज, ग्राउंड से जो ट्रुप्स होते हैं, जो वेपन्स मूव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑयल है,
जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ओवरसी कर लेते। यानी आप सोचिए 60-70 साल में कोई सोच नहीं सकता था कि ओवरसी करने की या विजिबिलिटी करने की दुनिया में ये ऑब्सेशन नहीं, ये ज़रूरत बन जाएगी दुनिया के मुल्कों में कि जो पहले विजिबल हो जाएगा वो एक कमज़ोर समझा जाएगा। तो अब अमेरिका क्या चाह रहा है बुनियादी तौर पर, वो ओवरसी करना चाह रहा है रशिया को, ओवरसी कर रहा है चाइना को। जो वेपन सिस्टम वो लोग डिप्लॉय करेंगे उनको ये वेल इन टाइम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मिडल में है अगर नॉर्थ पोल की तरफ से देखें, रशिया और अमेरिका की एयर स्पेस को अगर मेजर करें तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे देगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ज्यादा फोकस ईरान उसी पर कर रहे हैं। ये एक और बहुत बड़ी एक एडवांटेज जो रशिया को इस वक्त हासिल है कि उसने अगर अटलांटिक ओशन में आना है तो वो इसके जो साउथ से गुजर कर वो आना होता है, तो अमेरिका उस पर भी चेक रख सकेगा। अगर ये वहाँ विजिबिलिटी इसकी आ जाती है, एयर से इसकी डोमिनेंस हो जाती है या फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, तो ये डिफरेंट डायनामिक्स हो गए हैं। और ये अब जैसे मैंने पहले भी शायद कहा हो आपके प्रोग्राम में कि तुसिडिस एक जनरल थे और वो 2,500 साल पहले ये कह गए थे, द स्ट्रॉन्ग मस्ट डू व्हाट ही कैन एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट ही शुड। तो जिसका मतलब ये है कि कमजोर को वो बर्दाश्त करना चाहिए और जो ताकतवर है उसको वो कर गुजरना चाहिए, और यही नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो नजर आ रहा है। खालिद साहब, ग्रीनलैंड को तारीखी तौर पर शुमाली अमेरिका का कला कहा जाता है। ट्रंप का वहाँ फौरी तौर पर F-35 या इसी नौयत के जदीद तैयारे भेजना, क्या ये सिर्फ उस रीजन की निगरानी के लिए है या फिर रूस के नॉर्दर्न सी रूट को भी चैलेंज करने की बराह रास्त इसे कोशिश समझा जाएगा? देखिए उज़ैर, ये इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलमोस्ट सारी दुनिया को अपने मुखालिफ कर लिया है। कोई भी स्टेक होल्डर नहीं रहा जो इनके साथ हो। आमतौर पर जब भी आपने देखा अफगानिस्तान पर हमला हुआ या ईरान पर हमला हुआ, तो ये कोई ना कोई यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेकर या एक एथिकल मॉरल ग्राउंड कर लेते थे, या कम से कम नेटो जरूर साथ होता था इनके। जो अब ये देखिए, अब ये ऐसी चीज है जो उन्होंने पहले मिडल ईस्ट में एक इंगेज किया नेगेटिव सेंस में, फिर ईरान के खिलाफ हमलावर हुए, फिर और ज्यादा स्ट्राइक्स की, फिर कतर के खिलाफ इजराइल ने कर दिया, और अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको जस्टिफाई भी करते रहे, सपोर्ट भी करते रहे। अब ये यूनिक केस डेवलप हुआ है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को नेटो वाले भी छोड़ गए, जिसका मतलब ये है क्योंकि नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन में या बायलॉज में लिखा हुआ है कि एक नेटो मुल्क दूसरे पर हमला नहीं करेगा, तो जब ये हमला हो जाता है तो फिर किस्म का नेटो खतरे में पड़ जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तो इस वक्त कोई भी नहीं है सिवाय उनके अपने, और वो पहले भी उन्होंने कहा कि अपने आप को सिर्फ मैं ही रोक रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो आप इमेजिन करें कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं। एक अपना रिजॉल्व शो करते हैं, जो फाइटर जहाज भेजने की होती है वो बेसिकली आप फुटप्रिंट्स कर रहे हैं, क्योंकि नेटो के तहत ये डिप्लॉय करते हैं, इनके बेसिस है वहां पर, तो अब उसको एक्टिवेट करना एक्सरसाइज के नाम पे, ये बेसिकली सारे मुल्कों को, खासतौर पर नेटो को मैसेज ये है कि मेरे साथ इंगेज कोई ना करे और मुझे एक फुटप्रिंट चाहिए बहुत, और फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि अब मेरा कब्जा हो। अच्छा खालिद साहब, ग्रीनलैंड के पास नायाब मादनियात और तवानाई के वसी ज़खायर हैं। क्या अमेरिका की ये फ़ौजी तैनाती दरअसल उन वसाइल पर कब्ज़ा बरकरार रखने की कोशिश है ताकि इत्तेहादी यूरोप की चीन और रूस पर तवानाई की जो मोहताजी है उसको ख़त्म किया जा सके? जी, ये महम ये मिक्स ऑफ ऑल है, यानी कि एक सिर्फ ये बर्फ पड़ी हुई जगह पर सिर्फ कंट्रोल करना इसलिए नहीं है कि विजिबिलिटी देख लें, तो विजिबिलिटी तो सैटेलाइट भी है उनके पास, और चीजें भी होती हैं, लेकिन वो फिजिकली मिनरल्स को भी आने वाले वक्तों में उनको पता है कि ऑयल पर डिपेंडेंसी दुनिया की फिर भी रहनी है। जितनी मर्जी आप जिसको कहते हैं ऑयल फ्री चीजें बना लें या इलेक्ट्रॉनिक पे चले जाएं, लेकिन फिर भी एक डिपेंडेंसी रहनी है। उसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो उनकी नई एक पैशन है, ये बेसिकली डिनाई कर रहे हैं बुनियादी तौर पर रूस को और चीन को, क्योंकि चीन देखिए जितना डेवलप कर रहा है उसको बहुत ज्यादा मिनरल चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी, बैटरी मेकिंग में भी, और बड़ी जितनी डेवलपमेंट्स होती है उसके अंदर आपको मिनरल चाहिए होते हैं अंडरग्राउंड। तो वो चाइना की ग्रोथ को भी इनडायरेक्टली चेक करेंगे अगर ये यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला का किया। आपने देखा कि सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है उसके दुनिया में, उसके फिर सऊदी अरब के हैं, फिर ईरान के हैं, तो सबसे बड़ा मुल्क जो अनटैप्ड है और सबसे ज्यादा परसेंटेज जो निकालता है, मैं जो कर पढ़ रहा था, जो वेनेजुएला है वो 0.12% अपने निकालता है ऑयल की, यानी कैपेसिटी नहीं उसकी बिल्ड करने दी गई थी वहां भी, इसलिए कि अल्टीमेटली क्योंकि हमने इस्तेमाल करना है तो इसको क्यों करने दें। तो मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर वेनेजुएला इसी हिसाब से ऑयल निकालता रहे 0.12% पर ईयर, जो उनकी टोटल कैपेसिटी है, 2,500 साल में वो निकाल सकेंगे ऑयल, जिसका मतलब है ना होने के बराबर है। जिसका मतलब ये है कि वो लोग अपने लिए कोई प्रोग्रेस या फ्यूचर नहीं ढूंढ पाएंगे 2,500 साल तक, और इतना लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा।
इसका मतलब क्या था, उधर भी यही लालच थी उनकी, ना टेक्नोलॉजी दी जाती थी बाहर उनको मशीनरी के लिए क्योंकि उनका थिक ऑयल है, स्पेशल ऑयल दिया जाता था, ना उनको फैसिलिटेशन की जाती थी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाने दी जाती थी वहां पर, सही। इसलिए कि अब वो डिनायर रहे और अल्टीमेटली जब हम टेक ओवर करना चाहें हम टेक ओवर कर लें। ये सारी वही प्लानिंग के तहत नजर आ रही है। बिल्कुल, सारा कुछ प्लानिंग के तहत ही चल रहा है। खालिद साहब, अब पिघलती हुई बर्फ ने इलेक्ट्रिक में हम देख रहे हैं कि नए तिजारती रास्ते खोल दिए हैं। क्या अमेरिका इस तैनाती के जरिए इन मुस्तकबिल के तिजारती रास्तों पर अपनी ये जारादारी कायम करने जा रहा है? देखिए, इजारादारी अगर अभी नहीं है तो मैंने सर्वेलेंस का लफ्ज पहले यूज किया कि विजिबिलिटी हर एक के पास की होगी, जिसका मतलब जी। ये है कि एक एलिमेंट ऑफ कोर्शन रहेगा कि हम किसी वक्त भी या ब्लॉकआउट कर सकते हैं। अगर देखिए मेरी कोई भी मूवमेंट, अगर मेरी ट्रुप्स की हो, मेरी डिप्लॉयमेंट हो, मेरी ऑयल की हो, ट्रेड की हो, अगर कोई नजर में हो किसी और की, तो जाहिर है कंफर्ट लेवल कम हो जाता है आपका सही। उस बड़े मुल्कों का। जाहिर है खास तौर पर इस वक्त मैं चीन और रूस की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसका तो इवन सबमरीन इधर से गुजरती हैं, जो साउथवर्ड जाता है, तो उस पर भी विजिबिलिटी होगी। तो एक विजिबिलिटी आजकल बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर इजारादारी ना भी कायम करें तो एक अनकंफर्टेबल प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फोर्सेस जो है, अगर वहां परमानेंट रहती हैं तो वो बहुत ज्यादा एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा कि उनको ये मैसेज जाएगा कि आप विजिबल भी हैं। और जी। अगर मैं किसी वक्त ब्लॉकेड करना चाहूँ आपका सदर्न समंदर की तरफ जब आप निकल कर आते हैं, चाहे वो सबमरीन लाएं या शिप्स लाएं, वो भी इंटरसेप्ट हो सकता है। सही सर, आप क्लियर कट मैसेज की बात करें और कहीं ना कहीं हम देखें तो रूस और चीन की ये जो मुश्तरका मशकें हुई हैं, तो क्या ये ट्रंप की मूव है उन्हें उनकी समंदरी हदूद तक महदूद रखने के लिए? जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बुनियादी तौर पर सारे इस वक्त सारे मुल्क, आपने नोट किया होगा, बड़ी जल्दी से अलायंसेस पिक कर रहे हैं, जी। एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब सारी दुनिया को शायद ये मैसेज चला गया है कि आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो इंडिविजुअली है, चाहे वो किसी फॉर्मेशन की शक्ल में है कि आपको अलायंसेस बना ले, वही आपको बचा सकती है। अगर आप इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हैं और आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि अमेरिका और किसी भी पावर को रोक सकें, तो जी। फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये इसका मतलब ये है कि किसी वक्त भी कोई भी चीज पसंद आ जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट को, खास तौर पर ये प्रेसिडेंट जब तक हैं, तो वो जाहिर है खतरे में चीज रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेस हो रही हैं, एक दूसरे को एश्योरेंस कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नेटो के अंदर बहुत परेशानी भी है, और आप नोट कर रहे हैं कि बहुत सारे क्रैक्स हैं और बदइतमादी है उन मुल्कों के दरमियान, क्योंकि वो समझते हैं, ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। फ्रांस के सदर को उन्होंने कल कहा, मैं कल ही देख रहा था, उन्होंने फ्रांस के सदर को कहा कि उसका तो अब कोई रेलेवेंट नहीं है, वो तो बस चंद महीनों में जा रहा है, वो तो ही विल नो मोर बी इन द ऑफिस। सही। अब इसका मतलब सिग्नलिंग होता है कि अगर आप हमारी तरफ हैं तो फिर आप सरवाइव भी करेंगे, आप कंटिन्यू भी करेंगे, तो अगर आप नहीं हैं तो फिर आप अपना इंतजाम कर लें। तो खालिद आई साहब, थिंक ये यहाँ वो फिर इसे माइंड यूं भी डिजाइन कह जो सकते हैं, बचपन आम जबान में समझे तो एक बादशाह होता था जिसे हर नायाब चीज कलेक्ट करने का शौक होता था और वो फिर सारी दुनिया से हर वो चीज कलेक्ट करके लाता था और फिर ताकत के जोर पर वो कुछ भी करवा सकता था। यही सूरत हाल बनने जा रही है। जी जी, हम वही तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हम बचपन से सब पढ़ते आए थे, माइट इज राइट, वो समझ कम आता था। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा समझा दिया कम से कम पूरी दुनिया को उन्होंने कि जो ताकत है रूल बेस्ड यहाँ पे नहीं होगी, हुकूमतें यहाँ पे फोर्स बेस्ड होगी। यानी कि मेरी अगर ताकत ज्यादा है आपसे तो जी। मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो कानून में मुझे कोई ना पढ़ने के लिए बिल्कुल, बताएगा। ताकत ये है तो सब कुछ नहीं, हो जाएगा, और फिर अगर आपके पास ताकत है तो ये भी हो सकता है मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, इतना भी चल जाएगा, चाहे नेटो नहीं है, कोई भी मुल्क नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपना बेहतरीन तज्जिया भी वो दे रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि जनाब ग्रीनलैंड में भी अमेरिका जो है वो नजरें जमाए हुए है और उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहा है। और देखना ये कि कब जनाब अब ज़रा ग्रीनलैंड से कोशिश भी करें कोई ऐसी कि खबरें ट्रंप की सुनने को नजरें आप पर ना पड़ जाए। मैं मिले। स्किन तो ऑयली है मेरी। हर नायाब और अच्छी चीजें देखें, वो कलेक्ट देखें। यहाँ मैंने थैंक यू, आपकी आपने तारीफ मुझे की। नायाब किया। हाँ, मैं समझ गया था, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो चले, खैर देखते हैं आने चलेगा, वाले दिनों किस में पे क्या चलना है नहीं, इलेक्ट्रिक कारों पर। अच्छा, ठीक है। देखिए, मैं अब आपको ले जाने लगी थी अच्छी चीज पर, मैंने कहा देखें स्कूटी नहीं? स्कूटीज भी हैं भाई, आपकी मर्जी, आप कार में बैठ जाए, अच्छा, स्कूटी में बैठ चले, जाए। वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है रास्ते यस, पे जाना। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स और स्कूटीज का जो है वो रुझान तेजी से कदम जमा रहा है और पेट्रोल की कीमतों से निजात तो मिल गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नई आदत अपनाना भी लाजमी होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी जो है वो असल उसका दिल होती है और उस दिल की सेहत के लिए आपको ज़रूर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। माहिरीन कहते हैं कि हर वक्त फास्ट चार्जिंग का नशा जो है वो बैटरी को कमज़ोर कर सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर घर में मामूली एसी चार्जर का इस्तेमाल ही बैटरी की तवील उम्र की ज़मानत है।
और एक और बहुत अहम नुक्ता ये है कि जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो 80% का असूल है। अगर आपने शहर में ही गाड़ी चलानी है तो फिर बैटरी को 80% तक चार्ज करना ही काफ़ी है। जैसे आईफोन्स वाले इसको ज़्यादा बेहतर रिलेट कर सकेंगे। इससे बैटरी पर होता क्या है, गैर ज़रूरी दबाव नहीं पड़ता। उसके अलावा चार्जिंग केबल और प्लग जो है इनको आपने देखते रहना है, मुआयना करना है कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, ताकि ये शॉर्ट सर्किट से बचे रहें। और हमेशा याद रखें कि चार्जिंग के लिए हवादार जगह का इंतखाब करें और किसी भी गैर मामूली हरारत की सूरत में फौरी चार्जर को अलग करें। ये छोटी सी एहतियातें हैं जो कि और घर दोनों को ही महफूज बना सकती हैं। तो जनाब अपना ख्याल रखिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, उससे वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद शहरियों में कानून के एहतराम को यकीनी बनाना और ट्रैफिक के उसूलों की पासदारी को फ़रोग़ देना है। मगर क्या ये कवानीन वाकई सबके लिए यकसा नाफिज हो रहे हैं? अक्सर देखा जाता है कि सरकारी गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और वासर अफराद ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन उनकी कोई गिरफ्ती नहीं होती। ट्रैफिक कवानीन की हकीकी सूरत हाल और मसाइल के अमली पहलुओं से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलम निगार सलमान मलिक साहब। सलमान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सलमान, पहले तो अभी ट्रैफिक कवानीन की भी बात करते हैं, लेकिन अभी एक जो ताज़ा खबर आई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उनकी अपनी सारी गाड़ियों के टोकन शॉर्ट हैं, यानी एक्साइज में वो नादहिंदा हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स नहीं पे किए हुए। तो ये जो फिर एक्साइज वाले नाके लगाते हैं और आम शहरियों को पकड़ते हैं, ख्वार करते हैं कि यहीं पे करना है, इनके बारे में इतने रिलैक्स क्यों हैं सरकारी इदारों को लेकर? असल में जो बदकिस्मती आपने भी ये तो मोस्ट रिसेंट है ना, बट वो न्यू नहीं है, ये रूटीन मैटर्स है। इनकी गाड़ियों के नंबर लगे हैं लेकिन टोकन शार्ट है। आप देखिए जिन गाड़ियों के नंबर ही नहीं लगे, 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं। एसिस की गाड़ियां डाले लिए गए हैं 2022 में, ADCR के लिए गए हैं, DCs के फॉर्चूनर ली गई हैं। मोस्टली की नंबर प्लेट लगी ही नहीं, आज तक नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं है। पीरा जो सारा दिन इस बात पे लोगों को पकड़ दकड़ कर रही है कि आप ये वायलेशन कर रहे हैं कानून के, पीरा की किसी गाड़ी का आपको नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। टोटल बगैर नंबर प्लेट, वो जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल दहशतगर्दों की तरह दंगलाते फिर रहे हैं और लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, रेडी उल्टा रहे हैं लोगों से। अबाउट टू बताखोरी वाला साहब भी इन्होंने किया। मैंने तो एक आर्टिकल भी लिखा था कि बहुत सारी जगह पे पीरा वाले आते हैं, उनसे फल उठा के ले जाते हैं, लेकिन अपनी गाड़ियों पे नंबर नहीं है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ईपा वाले दूसरों पे FIR दे रहे हैं, जी आप धुआं फैलाते हैं, आप ये कर रहे हैं, उनके नंबर प्लेट नहीं है। DC किस बात पे, जी हम कानून की अमलदारी के लिए, लेकिन उनका नंबर प्लेट नहीं है। आपकी मशहूर ज़माना CCD, जी जो लोगों को मुआवरा अदालत मारदार भी कर रही है, नेफों में पिस्तौल भी चला रही, उसकी अपनी गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है। तो PRA ने तो चले नंबर प्लेट लगवा लिए हैं तो वो टैक्स नहीं देते, बाकी जिन्होंने लगवाई ही नहीं, क्या उससे भी अगले दर्जे के? क्या उज़ैर, मलिक, सलमान या मैडम, कोई हम में से बगैर नंबर प्लेट अभी हम चैनल निकले गाड़ी चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं, हमें तो पकड़ लेंगे। लेकिन यही बात है कि आप जब कानून के रखवाले होकर कानून की वायलेशन करेंगे, कानून से खिलवाड़ करेंगे, तो फिर दुनिया को मैसेज क्या देंगे? आप सुथरा पंजाब की गाड़ियां देख लें, कोई नंबर प्लेट नहीं लगे हुए। सुथरा पंजाब की गाड़ियां, रक्शे, लोडर, किसी एक पे नंबर प्लेट नहीं है मैडम, निशानदी किसी एक पे नंबर प्लेट नहीं है। तो ये जुर्म है, दुनिया भर में बगैर नंबर प्लेट के आप गाड़ी रोड पे नहीं ला सकते। और सरकार को, अगर आप UAE की बात करें, तो अगर आम बंदे को वहाँ पे बगैर नंबर प्लेट गाड़ी पे 20,000 दिरहम जुर्माना है, तो सरकारी गाड़ी को 50,000 दिरहम है। लेकिन यहाँ पे सरकारी गाड़ी का मतलब है कि 3-3 साल हो गए बगैर नंबर प्लेट के, बल्कि जिनकी लगी हुई है नंबर प्लेट उन्होंने भी उतार दी हैं। और एक और जो बड़ा इनका स्टाइल है ड्रामेबाजी का, पिछले दिनों मीडिया के लोगों ने इन चीज़ को इनको फॉलो करना शुरू किया कि आप रेस्टोरेंट या बाकी जगहों पे गाड़ियां इस्तेमाल ना करें। किसी हद तक वैसे मैं मीडिया की तरफ से भी अवॉइड समझूंगा कि अगर सरकार ने उनको गाड़ी दी है तो चाहे वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करें या रेस्टोरेंट में जाएं, तो एक ऑप्शन अवेल करने देना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को जस्टिफाई करने के बजाय उन लोगों ने भी अपनी पुरानी गाड़ियां जो 7-7 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां, उनसे भी नंबर प्लेट उतार दिए हैं या ग्रीन को वाइट कर दिया है। आप या मैं अगर अपनी गाड़ी को वाइट नंबर प्लेट को ग्रीन करेंगे तो ये जुर्म है ना जी। तो जब आप ग्रीन को वाइट कर रहे हैं तो ये जुर्म नहीं, ये भी छेड़छाड़ के जुमरे में तो आता है। सरकार जो खुद सबसे ज्यादा फाशिस्ट हुई पड़ी, जी सरकारी गाड़ी वो समझती है कि मैं तमाम तर कवानीन से बालातर हूँ, मुझ पे कोई तो फिर ये यकसा निजाम वाला काम किसके लिए कर रहे हैं? अवाम को तो फिर यही गाड़ियां होती हैं, अवाम को ठोक भी जाती हैं,
उस पर भी कोई एक्शन नहीं लेते? ये बिल्कुल डीएचए में ऐसा हुआ था, जिसमें 3 मोटरसाइकिल जो सवार थे उनको बुरी तरह नुकसान, उनको मसल के निकल गया डाले वाला, लेकिन वो सरकारी सिर्फ एपीएल यानी अप्लाइड फायर लिखा था और कोई नहीं पकड़ा जा सका। तो हिट करें जो मर्जी करें। सलमान साहब, आप बड़े बेखतर होके, बेखौफ होके कॉलम लिखते हैं, उसमें आप जो तल्ख सच्चाई हैं वो सामने लेकर आते हैं। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आपने, जनाब ट्रैफिक पुलिस के हवाले से आपने बड़े आर्टिकल्स लिख रखे हैं। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या आपके पास इतलात हैं? ज़रा ओवरऑल हमें बताइएगा कि कहाँ कहाँ जो है वो लैकिंग्स हैं जो कि देखने को मिलती हैं। देखिए, ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी के लिए ये एक अच्छा डिसीजन है कि आप उनके जुर्माने बढ़ा दें, लेकिन जुर्माने वही बात जो पहले वाली, क्या सिर्फ आवाम के लिए हैं? वो सरकारी गाड़ियों के लिए नहीं है। आप मैं अगर थोड़ा सा भी नंबर प्लेट किसी वजह से मुबम में, तो फौरन पकड़े जाएंगे। सरकारी नंबर प्लेट हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो एक सबसे बड़ा जो जालसाजी डाले करते हैं वो आप देखिएगा। अभी 2 चीज़ें आपने रास्ते में देखनी है, आप उसको काउंटर वेरीफाई करिएगा। सरकारी गाड़ियों के आगे अगर नंबर प्लेट किसी की ओरिजिनल लगी है तो वो क्या करेगा, आगे राड लगा देगा, राड से छुप जाएंगे। इवन लाहौर ट्रैफिक पुलिस की अपनी गाड़ियां, इवन एसपी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी का नंबर प्लेट का जो छोटा फिगर है वो उन्होंने गायब किया हुआ। जैसे मेरी गाड़ी अगर है तो उसमें वट जो भी नंबर है 20 या 22 है तो उसका वो उसने गायब किया हुआ है। जब ये ट्रैफिक पुलिस खुद ये करती है, वार्डन की अपने नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, ट्रैफिक पुलिस की अपनी गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट की, अभी आप ऑब्जर्व करिएगा, तो फिर आप दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे? और जो सबसे बड़ी इनकी इनकम का सोर्स है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने एक चीज पे गौर करना है, मैं बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ, इस पे कोई बंदा अगर इनाम ले ले मुझसे कि अगर वो एक रिक्शे की नंबर प्लेट आपने ओरिजिनल दिखा देनी है। ये लोडर रिक्शे और आपने लिखा भी हजार रुपए, चिंची रिक्शे और लोडर किसी एक की नंबर प्लेट नहीं है, बल्कि लोडर की लगी नहीं, और जो चिंची वालों की उनकी भी गैर नमूना नंबर प्लेट, छोटा सा किसी ने वो पेंटर से लिखवाया हुआ है, क्योंकि वो सेफ सिटी में नहीं आना चाहते। और कि सेफ सिटी आपकी और मेरी गाड़ी अगर वायलेशन करती है तो वो चालान भरेगी, उसको सेफ सिटी चालान भेजेगा, लेकिन लोडर रिक्शे का चालान नहीं आएगा क्योंकि उसका नंबर प्लेट नहीं। सरकारी गाड़ी को चालान नहीं आएगा, उसका नंबर प्लेट ही नहीं। और दूसरे जो चिंची रिक्शे उनको नंबर प्लेट न होने की वजह से चालान नहीं आएगा। वो क्या करते हैं, इसी तरह टोयोटा हाईएस और बसेज हैं, इन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई, वो पेंटर से ना या मार्कर से खुद लिखा हुआ नंबर, ये नंबर लिखा है। क्या मैं अपनी गाड़ी पे इस तरह पेंटर से लिखवा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों लिखवा लेते हैं? अब इनके साथ मैंने इस पे बिल्कुल फिगर दिया था, लाहौर के वाले से फिगर दिया था कि लाहौर में 3 लाख रिक्शे हैं, 1 लाख जो हाईएस्ट बस और टोयोटा वगैरह हैं, और जो क्लेम किया जाता है, आप एक अपने नुमाइंदा भेज दें, उनसे कहें कि रिक्शे वालों से पूछेगा नंबर प्लेट लगाते, वो शायद ऑन स्क्रीन बात ना करें मेरे पास, तो क्योंकि 2 दफा वो मैंने सामान मंगवाया लोडर से, तो कहते हैं कि नंबर प्लेट नहीं, कहते हम तो ट्रैफिक पुलिस को डेली का 2000 रुपये देते हैं और हमें कोई ऑनलाइन चालान सेफ सिटी की तरफ से नहीं आ सकता, ना हमें किसी जगह में रोका जाता है। तो आप ये चेक करें कि अगर ये फिगर 3 लाख रिक्शों का 2000 से मल्टीप्लाई करें तो 60 करोड़ डेली है। तो इतना जो वो पैसा दे दे तो इससे अच्छा चालान ही भर ले। नहीं, चालान नहीं ना भरे मैडम। अच्छा। रिक्शे का चालान अगर वायलेशन पे होता है तो दिन में 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। जी 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 जी, जगह जगह हो सकता है। तो सलमान साहब, ये फिर क्या करते हैं? ये जिस एक को देते हैं 2000 रुपया, वो फिर कोई कोड देता है इन्हें कि आज का कोड ये है, अगले को तुमने ये कोड बता, कोई इनकी जालसाजी है कि वो डेली का। और आप ये मैडम ने बात की ना 2000 पर डे उनको बारे में, आपने किसी इशारे पे नहीं रुकना, आपने रॉन्ग वे, आप अभी चेक करिएगा, सेफ सिटी के कैमरों से रिकॉर्डिंग निकलवा लें कि तमाम रिक्शे रॉन्ग वे जाते हैं, कोई उनको नहीं पूछता, बगैर नंबर प्लेट के जाते हैं, इशारा तोड़ देते हैं, इशारा तोड़ने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि उन्हें 2000 रुपये पर डे दिया होता है इसलिए उनको कोई पूछने वाला नहीं, वो रॉन्ग वे जाएं, राइट जाएं, बगैर नंबर प्लेट के जाएं। आप ये देखें कि ये 2000 लेके उनको छुट्टी तो दे देते हैं खुली, क्या वो आपका बच्चा नहीं हुआ कर सकता? वही हम स्कूल भेजते हैं बच्चों को, किसी रिक्शे में भेजते हैं तो उसकी तो नंबर प्लेट ही नहीं। सलमान, आपने रावलपिंडी का वाकया भी देखा होगा, एक ट्रैफिक वार्डन का, जिसने सीटीओ के खिलाफ बात भी की है और उसके वकील की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब वो डेली का जो टारगेट था वो पूरा नहीं किया गया। तो इस तरह का एक शख्स पहले सामने आया, इस पर आपकी क्या राय है? इस पे तो पिछले कई सालों से मीडिया में रिपोर्ट्स होती हैं और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ अफराद की तरफ से कि ये टारगेटेड नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू इकट्ठा अगर नेचुरली कोई करता है वायलेशन तो ठीक, उसको फाइन करें, लेकिन ये टारगेट दे देना कि आपके डेली के 20 चालान करने हैं तो ये ज़्यादती है। फिर वो टारगेट पूरा करने के लिए बाई ऑल मीन्स किसी ना किसी को रोक लेते हैं और कोई ना कोई वायलेशन वो खुद से ढूंढ लेते हैं। और एक और जो बहुत बड़ी जालसाजी मैंने लाहौर में देखी वो ये है कि अचानक से ये किसी रोड के आगे बैरियर लगा के उसको 1 वे डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद लोगों को चलान कर देंगे, जी ये तो आप 1 वे जा रहे हैं। भाई 1 वे एक अगर डिसाइडेड रोड तो ठीक है, ये नहीं कि अचानक से हमने बैरियर लगा के उसको 1 वे कर दिया है।
ये ज्यादती है, ये बिल्कुल गुंडागर्दी बिल्कुल बदमाशी जाती है वाला। सलमान। और हम देखें ट्रैफिक पुलिस या पुलिस की बात करें, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो एक्शन भी लेते हैं। सबसे पहले हम पुलिस के हवाले से एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। चल 500 रुपया और ला दूंगा। मैं बेटा समझ के तेरी मान लेना, मैं बेटा समझ गया तेरी मान लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना शिकार पैदा करो। लेकिन तो तोड़ रख लेगा यार, नहीं बनना अच्छा लगता। चलो तू वीडियो बना ला मेरा पुत्र है, कोई वीडियो नहीं आओ घर बनाओ। सलमान साहब तारीफ तो बनती ना, नहीं, ये बेटा क्या है कि उन्होंने ली है, और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हराम पढ़ी है। काम में भी बिस्मिल्लाह पढ़ी है उन्होंने। देखें देखिए यहाँ साबित हुआ है मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ता है, चाहे वो जो मर्जी काम हाँ, करे। वो समझे उसे बजाय। लेकिन इस पे आप अप्रिशिएट करेंगे डीआईजी ऑपरेशन बिल्कुल। फैसल कामरान को। जी तो उनके पास जैसे ये वीडियो पहुंची है, उन्होंने इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। उन्होंने एक्शन लिया है, किसी किस्म का ये वादा वाइद नहीं किया कि इसको मुअत्तल नहीं किया इसको, डायरेक्ट ही इसको Direct। फारिग ये कर पहला दिया। वाकया नहीं, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह नाकों से किसी ने पैसे पकड़े हैं, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है, बहुत सारे लोगों को। पुलिस लाइन में नुमाइश की गई सारे अफसरान के सामने उनकी गिरफ्तार तो करके। ये उस अप्रिशिएट करेंगे आप फैसल कामरान साहब को, कोई जीरो टॉलरेंस रखते हैं सही। करप्शन के अगेंस्ट, और उनके बिल्कुल वाज़ेह कि कोई एसएचओ, कोई पुलिस वाला, कोई एहलकार कहीं पे। लेकिन सलमान अगर हम बात करें तो ट्रैफिक में ये चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हो रही? ये तो एक चले एहलकार है जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, इस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के पता नहीं कुल्हू अल्लाह पढ़ के सब कुछ क्या क्या कर रहे होंगे, कितने एहलकार होंगे, तो कैसे फिर कानून को ठीक किया जाए? देखिए, जब तक वो कानून की अमलदारी सबके लिए एक जैसी नहीं होगी, इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया जाए कि भाई सरकारी गाड़ियों से आगाज करें, कोई सरकारी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं होगी। अगर नंबर प्लेट लगी है तो फिर वो जालसाजी आगे राड लगा के नंबर छुपाने वाली नहीं होगी। अगर ग्रीन नंबर प्लेट मिला तो उसको धक्के से वाइड नहीं सलमान किया लास्टली जाएगा। हमें ये भी बताएं कि एक आपका और बड़ा जबरदस्त कॉलम है ओहदों की शादियां। ये क्या मतलब, अपने बेटों के अलावा चाचे मामे ताए सबके बच्चों की शादियां रख लेते हैं रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले, होता क्या है उसमें असल में? अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। जो कोई सीनियर बंदा होता है, ही अबाउट टू रिटायर या किसी अच्छी की पोस्ट पे जाता है, जैसे वो कोई एडिशनल आईजी लग गया है, आरपीओ लग गया है, किसी भी की पोस्ट पे, तो वो फौरन से पहले देखेगा कि किसी बच्चे की शादी कर लूं, इसलिए कि उसको पता है कि इस पोजीशन की वजह से मुझे सलामियाँ इकट्ठी होंगी। माजी में इस पोजीशन पे 5-5 अरब की सलामियाँ इकट्ठी हुई हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम ने की हैं, आईजी साहब ने की हैं, और की पोस्टों वाले ने की हैं, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ने की। हलाल की इसमें क्या मसला है? इसमें मजे की हराम तो बात है ही नहीं पहलू कहीं। ये सलामी देखें- की सूरत में पैसे मिल रहे हैं और क्या हाँ, चाहिए? नहीं, आप मजे का पहलू जी। देखें। मजे का पहलू ये है कि अगर शादी मेरी अपनी है तो सही। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं, समझाती है। मेरे सगे भाई की भी फिर भी किसी हद तक जस्टिफाइड है, जी। मेरे बच्चों की फिर भी जस्टिफाइड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे भाई के या मेरी बहन की बेटी की शादी है, उस पे दोस्तों को बुलाने का, उस पे ऑफिसर्स को, उस पे प्रॉपर्टी को बुलाने की कोई जस्टिफिकेशन है? सही। नहीं। वो की जाती हैं कि जब आपके अपने बच्चे खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल उसका लालच मिल जाता है, उसकी राह मिल जाती है पैसे इकट्ठे मुझे करने की। बच्चा बना ले, कोई मसला हाँ, नहीं, मुझे वो बच्चा बना ले। लेकिन ये- सलामी आपको नहीं ना मिलनी, उन्होंने ये रियलिटी हुई। रिसेप्शन से गेट Commission। पकड़ रियलिटी शेयर- हुई है। एक एडिशनल आईजी साहब ने वाकई ऐसा किया कि एक बच्ची की शादी के, मैंने इसको मुंह मिली बेटी बनाया हुआ है, तो मैं इसके फ्राइज अदा कर रहा हूँ, तो मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा हूँ। ये तो नहीं था, वो वही एक वाला लहंगा तो नहीं था बड़ा नहीं, महंगा वो जो नहीं, और लहंगा? है। अच्छा, ये वो गुड कॉप भी बन गए लोगों की नजर में, बड़े अच्छा, अच्छे मसीहा भी बन गए वाओ। कि इन्होंने मुंह वाली जो बेटी है ना, उसकी शादी बड़े धूमधाम से जबरदस्त। की सिर्फ लिफाफों के लिए। उस पे उन्होंने 70 करोड़ रुपए की वो सलामियां इकट्ठी कर ली, और बेटी को टोटल 70 लाख भी लगाया होगा, उसको रुखसत कर दिया। तो अब गोरख ये- धंधा हर अच्छा, चीज़ जी, शादियों में मैं हूँ, ज़हर है, हम किसी की शादी में जाएंगे तो जाहिर के वी आर द मिडिल क्लास फैमिली, हम 10,000 दे देंगे। कोई आम ऐसे ही, शादी, हाँ, कोई करीबी दोस्त होगा तो उसको हम कहेंगे 20-25 दे दें। हमारे इस तो भाई कागजों में जो है ना 500 मतलब वाले हमने डाल के लोग भाग बहुत- जाते, पता भी नहीं लगता। यही होता है कि रूटीन सलामी में ऐसी आम है। बंदे को 10,000 है, करीबी दोस्त उसको 20 से 25,000 दे दिया। लेकिन जिन लोगों की शादियों की हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी की शादियों की, इन ओहदेदारान की शादियों की, इनकी शादियों में ये 20-25,000 वाला मजाक नहीं मजाक। है। गाड़ियां अब ये आप बुलाएं, क्या करेंगे कि अगर वो अच्छी सीट पे बैठा है तो उसको स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 तो ऑनवर्ड वो 1 लाख की पूरी होगा या 5 लाख की कॉपी होगी। फिर और चेक होते हैं, जिस तरीके से बड़े चेक देने हैं 10 लाख का, 20 का, होए, होए। ज्वेलरी सेट होते हैं, गोल्ड के वाह, सेट वाह, होते वाह, हैं, वाह। डायमंड के सेट होते हैं, जो प्लाटों की फाइलें होती हैं, गाड़ियां होती हैं। अगर कोई शोरूम के मालिक को बुला लिया किसी डीआईजी साहब ने, किसी आरपीओ ने, किसी कमिश्नर ने, तो वो तो फिर बेचारा गाड़ी लेके आएगा। और ये लाहौर में रिसेंटली हुआ कि एक एसपी ने, एक मैंने वाकया भी कोट किया था कि एक एसपी ने एक अपनी शादी में सिर्फ इसलिए एक क्रिमिनल बंदे को, जो रिकॉर्ड जैसा क्रिमिनल, इसलिए बुलाया कि ये शादी में गोल्ड का महंगे वाला सेट देता है।
उसने कहा आने दो खैर है। तो ये इस लिहाज से इतने इनके कंसेप्ट क्लियर हो गए कि इन्होंने भी शादियों को भी वो बिजनेस मॉडल बना लिया है। बिजनेस बना लिया है, ये तो बहुत ही वैसे और उन्हें अजीब पता है ये और काबिल गिरफ्त भी दिलचस्प नहीं है ये अमल, ये अगर कर भी बहुत- लेंगे तो और ना ये- किसी जी, करप्शन के जी। जुमरे में आता है ना ओहदे किसी और। बिकते हैं ना, मतलब एक तो सलामियों में बिकते हैं और फिर ओहदे शादियों के लिए बिकते हैं कि जैसे ही आप किसी अच्छे ग्रुप में एलोकेशन हो गई, आपकी पाकिस्तान सिटी Marketing सर्विस एक में हो अलग- गई है, पुलिस सर्विस में हो गई है, पीएमएस में हो गई है, तो फिर फौरी तौर पे कोई बड़े होटल का ऑनर ले लेगा कि ये फलां जो बच्ची एएसपी है तो इसको मैं भी अडॉप्ट कर लेता हूँ, फलां एसपी है, फलां एसी है, तो उसको बड़े बड़े बिजनेसमैन लेते हैं। फिर ये बाहमी रिश्तेदारियां भी इस तरह होती हैं। मैंने एक लिखा था कि बाज़ का बिल्कुल वो वाजबी शक्ल सूरत भी हो, या अल्लाह की देन है, उसके बावजूद सिर्फ इसलिए बाहमी शादी हो जाती है कि ये पाकिस्तान सिविल सर्विस में, ये पुलिस सर्विस में है, तो ये इसको दूसरे पहलू में इसका फायदा ज्यादा यानी है। कि ये सारी रियलिटी है। बहुत शुक्रिया सलमान आपके Thank वक्त you का। so भाई much. ये शादियां जो हो रही होती हैं, जो आपको नजर आ रही होती हैं, लग्जरी के पीछे बहुत तल्ख हकीकतें होती हैं, तो बस ये ना देखा करें कि वाओ और क्या बड़े शादी और है, बड़े क्या कम लग्जरी लोग शादी हैं जो इस बारे में लिखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। हालांकि सलमान की बात करें तो खुद ब्यूरोक्रेसी में उठना बैठना है सलमान का, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर 25,000 से ज्यादा सलामी अपना नहीं देते। काम है ना, देखें वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो सलमान डंडी नहीं मारते, इनके अगेंस्ट पे लिख देते हैं और सारी चीजें जो है, जो कि बहुत अच्छी चीजें, रिपोर्ट भी होनी चाहिए। लेकिन ये जिनके बारे में रिपोर्ट हो रहा है उन्हें सोचने की जरूरत है सोचने कि की जनाब जरूरत है। आप जो गुल खिला रहे हैं उसका सबको पता चल रहा है, तो खुदारा सिर्फ अपने बच्चों थोड़ा की हाथ शादियों हौला तक रखें। उन तक ही महदूद रहे, बाकी सबकी मत करवाएं आप। तो जरा ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और कुछ लोग जो हैं वो प्लान कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में, क्योंकि हम देखते हैं कि मलिका कोसार मरी में भी Yes, जनाब बर्फबारी के बर्फबारी। हवाले से प्रिडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, मेट डिपार्टमेंट की जानिब से। तो लोगों ने जनाब इस बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए, और जो बची खुची सर्दी रह गई और है, अभी भी यहाँ पे भी हाथ लाहौर नहीं में भी रोका कपड़े खरीदने के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं सर्दियों रोका। और के। ये भी सुन रहे हैं कि बारिशें होनी है, उसके Yes. बाद दोबारा सर्दी होनी फिर है। तो spell जनाब आएगा उन्होंने कहा कि सर्दी का। बारिशों में रेट बढ़े, हम उससे पहले जाके चमकती धूप में कोई खरीदारी करें। तो लोगों ने लंडे बाजार का रुख किया, वहां पर वो खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी के वक्त किन चीजों को वो तरजीह दे रहे हैं, ये जनाब रिपोर्ट तैयार की है रुबीना यूसुफ ने, तो मिलकर देखते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े लंडा बाजार हाजी कैंप में। सर्दियां शुरू होते ही लोग लंडा बाजारों का रुख करते हैं और कहा जाता है कि चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती हैं आम मार्केट से। जैसे कि आम मार्केट्स में अगर हम जाएं तो कोट्स, जर्सियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लंडा बाजार का विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी चीज़ें आम मार्केट से सस्ती हैं। और मेरे पास भी आज 1000 रुपये है और हम देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या क्या आता है। साथ ही साथ लोगों से बात भी करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या वो जो चीज़ लेने आते हैं वो उन्हें मिल रही है और क्या प्राइस में मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कैसे आना हुआ, शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या खरीदा अभी तक? तो खरीदा तो अभी तक कुछ नहीं है, फिलहाल विजिट ही किया, तो अब जहन बना शूज लेने का। तो शूज लेंगे आज। जी और क्या बाकी प्राइसेस कम है, कीमत आप मार्केट से यहाँ पर? जी जी कम है, बहुत मुनासिब है। ये बहुत कम प्राइस पे मिली है। वैसे तो मार्केट से ओवरऑल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बहस करके ये 600 की मिली है हमें। नहीं, कुछ तो मुनासिब रेट में देते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। कुछ जो है ना वो हद से ज़्यादा बताते हैं। यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? ये शूज लेने आए हुए थे। पसंद आया कोई शू आपको? हाँ, पसंद तो काफ़ी आए हैं, पर अभी देखें। और अच्छा, क्या सोचते हैं आपके वाकई महंगी चीजें दे रहे हैं, सस्ती हैं यहाँ? मैंने मुनासिब रकम मिल जाती है यहाँ पर, बताते महंगी है पर मिल जाती है मुनासिब। क्या फर्क है प्राइसेस? बहुत फ़र्क है। अब तो सोचना पड़ता है कि लंडे भी आते हुए सोचना पड़ता है कि इंसान आए कि ना, इतना महंगा हो चुका है लंडा भी, अब एक्सपेंसिव हो चुका है वो। लंडे बाजार भी अब सस्ते नहीं। डिजाइन सस्ते नहीं रहे हैं। पिछले साल क्या थी सूरत हाल और अब क्या है? पिछले साल तो कुछ बेहतर थी, उससे पीछे जाएंगी तो बेहतर ही मिलेगा। आगे तो बहुत महंगाई इन्होंने तो बहुत कर दी है, हद से बाहर हो गई है। अच्छा भाई, शॉपिंग करते करते अभी आप गुनगुना रहे थे, हमें भी थोड़ा गाना सुना दे। जी मैं सुना दूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और आपने भी सुना कि लोग महंगाई से बहुत परेशान और वो ये कहते हैं कि अब जो सस्ते लंडा बाज़ार है वो भी महंगी हो चुकी है और बहुत सोचना पड़ता है क्या लें क्या ना लें। तो मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास 1000 रुपये था और मैंने कुछ ख़रीदना था। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई हुई हैं, तो आइए देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुझे अच्छा ये स्कार्फ यहाँ पर एक मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है और ये क्या है? स्कार्फ है। अच्छा ये इनके पास शॉल है, कैप शॉल। अच्छा केप शॉल है, ये कितने की है? इसका 1500 रुपये दे। 1500 रुपये। और मुझे माशाल्लाह 1000 रुपये में क्या मिलेगा? ये आपको फाइनल 1200 में दे दी। और एक बंदा जिसके पास हो ही 1000 रुपये वो क्या करे? वो किसी से मंगवा लेना पैसे, किसी से पैसे मंगवा ले और आप नहीं काम करेंगे। मुनासिब रीज़नेबल रेट। तो यहाँ से क्या फ़ायदा लंडा बाज़ार आने का? लंडा ये छांटी वाला माल होता है ना, साफ सुथरा, महंगा वाला आता है आजकल। अच्छा आपके पास महंगे वाला माल आता है, साफ महंगे वाला सुथरा आता है और आपके पास 1000 रुपये में कुछ नहीं है। और ये क्या, ये कितने का है? ये आपको 600 का मिल जाएगा। जैसे 600 का मिलेगा, एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी मुझे एक ये वाला बहुत पसंद आया। भाई ये कितने का है? इसका 1200 रेट। और ये वाला? इसका भी 1200। अच्छा ये 1200 के हैं और मुझे कुछ नहीं मिलेगा 1000 का। ये 1000 का आप दे देंगे मुझे? ये वाली ये मिल जाएगा। ये मुझे 1000 का मिल रहा है और अगर मैं यहीं भी अपना 1000 खर्च कर लूँ तो बाकी मैं क्या लूँगी? अब मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे शूज़ तो लाजमी चाहिए। चलो मैं आप इसका प्लीज 600 लगा लेंगे? 700 कर लें। वाह ये कितनी अच्छी है। ये 700 इसका करने के लिए तैयार हैं, तो हम 700 का ये उठा लेते। सोचने की ये बात है कि बाकी 300 का क्या आएगा। चलो वो फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी तो हम 700 का ये खरीद देते हैं। प्लीज़ आप हमें ये दे दें, पैक कर दें। अच्छा मुझे ये शूज़ बहुत पसंद आए हुए हैं और मैं मैंने देखा था। कितने की है ये? इसको हम 1800 रुपये रेट कर दें। 1800 रुपये की? हाँ यार मेरे पास बस 300 रुपया बचा है, मैं क्या करूँ? मैंने सब कुछ ले लिया। 300 में कौन सा शूज़ मिलेगा मुझे? 300 रुपये का तो मुश्किल होगा। 300 रुपये तो हमारा, हम तो खुद ही खरीद ही नहीं है। 300 का नहीं है? प्लीज़ आप मुझे यही दे दें। ये आपके लिए सिर्फ 1000 रुपये का लगा रही। अच्छा मेरे लिए बस 1000 रुपये का हो जाएगा? ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए। काश मैं अपनी वो पुराने वाली जर्सी ना लेती और ये शू ले लेती। बहुत प्यारा मुझे लगता है। 300 का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और मैं बहुत मायूस हूँ। प्लीज़ आप मुझे दे दें। मुझे लंडा बाज़ार आने का क्या फ़ायदा फिर? 9 साल बाद ये पीछे से हमको महंगा आते हैं ना। अगर सस्ता आता होता चलो कोई मसला नहीं, आपको दे सकते। हाँ और ये वाले शू कितने के हैं? इस तरह के क्या प्राइसेस हैं इन सब? ये सब का मुख्तलिफ ब्रांड है ना यार, किसी का अपना रेट होता है। इट हैज़ बीन माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लंडा बाज़ार। और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये था जिसमें भी सिर्फ एक चीज़ आई है। बाकी इसमें कुछ देखूंगी शायद 300 में हम कुछ खा लेंगे और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर चीज़ें बाकी मार्केट से तो सस्ती हैं, ये बात तो तय है। वैसे लोग जैसे बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर भी लोग अभी कहीं ना कहीं परेशान है कि हम चीज़ें खरीदें ना खरीदें। लोग सोचते हैं और कहीं ना कहीं दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई से और कहीं ना कहीं लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो यही हुकूमत से अपील है कि वो थोड़ा सा महंगाई में रिलीफ दे दे ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपनी सर्दियों की शॉपिंग कर ले। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जी तो नाज़रीन ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी और मुझे हैरत ये हो रही थी कि रुबीना को लंदन में जाके भी बूट नहीं मिल रहे, वो वहाँ भी प्राइस के लिए बार्गेनिंग कर रही है। शूज़ नहीं मिलते, हालांकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। हर ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे दस्तयाब, बर्तनों तक जो है वो वहाँ पे दस्तयाब होते हैं। हर चीज़ मिल रही होती है। चलिए हर चीज़ तो मिल रही है लेकिन अच्छी नींद, सुख की नींद, सुकून की ये बड़ा ज़रूरी है, तो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उज़ैर बहुत शरारती तजर्बा बताता है कि उज़ैर लंडे के कितना एक्सपर्ट है। एक एक गली नुक्कड़ छान मारी है इन्होंने। क्रॉकरी मिलती है, हर चीज मिलती है। मैम आपको हर जगह जाना चाहिए। आप कह रहे थे एन के चश्मे भी बहुत अच्छे हैं। चश्मा मार्केट शालम की तरफ है, आगे से वहां से रास्ता निकलता है। सही, चले हम नींद की बात कर लेते हैं। नींद की बात हो रही है जी। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह जब अलार्म बजता है तो आपको अपना बिस्तर जो है वो दुनिया की सबसे
सबसे प्यारी जगह लग रही होती है और हमेशा आप लगता है। आप कहते हैं बस यहाँ से नहीं मैं उठ सकता। या फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि दफ्तर में बैठकर भी बार बार जमाइयाँ आ रही होती है, सुस्ती हो रही होती है। अगर ऐसा है तो खुद को कोसना छोड़ दें, क्योंकि आप काहिल नहीं हैं बल्कि आपका जिस्म जो है वो एक ख़ास साइंसी अमल से गुजरा है। जर्मनी में होने वाली एक हालिया तहकीक ने हम सब की मुश्किल आसान कर दी है। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में जब दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं तो हमारे जिस्म की कुदरती हयातियाती जो घड़ी है यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बदल जाता है और सूरज की रोशनी कम मिलने की वजह से जिस्म में मेलाटोनिन नामी जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा बनने लगता है, जो हमें मुसलसल मीठी नींद की वादियों में धकेलता रहता है। तहकीक तो यहाँ तक भी कहती है कि मौसम सरमा में हमें गर्मियों के मुकाबले में कम से कम 1 घंटा ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है और दिलचस्प बात यह कि इस मौसम में हमारी नींद का मयार भी बेहतर हो जाता है, यानी गहरी नींद का दौरानिया 30 मिनट तक बढ़ जाता है, जो कि हमारे दिमाग की रिपेयरिंग के लिए और याददाश्त के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अलमिया यह है कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में इस इजाफी नींद से महरूम ही रहते हैं, जिसका नतीजा फिर सारा दिन थकन और बेजारी की सूरत में निकलता है। इसलिए माहिरीन का मशवरा है कि सर्दियों में सुस्ती को शिकस्त देनी है तो कुदरत के निज़ाम के साथ चलें, रात को जल्दी सोएं ताकि आपका मूड और मुदाफ़ती निज़ाम दोनों ही तवाना रह सके। लेकिन जमाइयों से मुझे याद आ गया, जब आपको जमाई है ना तुम ज़रूर रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जमाइयाँ लेते वक्त मक्खियाँ ना मुंह में चली जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। और हम अक्सर ऑफिस में देखते हैं, देखिए ऐसी जमाइयाँ आपने नहीं लेनी, और अगर आ रही है ना तो आप थोड़े से कॉन्शियस हो जाए। जमाई किसी के सामने नहीं लेनी जिस दिन आपने ब्रश ना किया हो। आपकी बड़ी मेहरबानी है, गुजारिश है आपसे। और ये वाली जमाई जो है ना, खतरनाक, बहुत खतरनाक अगला है। बंदा कोई हॉस्पिटल भी पहुंच सकता है इससे। लेकिन सबसे बेहतरीन हल यही कि जब आपको जमाई आए ना, एथिकली तो वैसे हाथ रखना बहुत बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है, तो हाथ ज़रूर रखें। बाकी सुस्ती और जब दूर आपको बातें बहुत चल जाए तब भी थोड़ा सा मुंह पे हाथ रखें, तो हर बात में आपने नहीं करनी होती है, बहुत जरूरी बहुत है। पर्सनल हो गया प्रोग्राम। ब्रेक लेते हैं, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। तो अब प्रोग्राम में वक्त हो गया ये जानने का कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा, दर्जा हरारत क्या होगा, तो जी। बताइए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है। गिलगित के टेम्परेचर की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 5 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 0 और कम से कम -10 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से आपको बताएं तो यहाँ पर मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 8 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। KPK में मौसम की सूरत हाल ये है कि बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 20 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 3 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, एबटाबाद और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां पर बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 19 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 20 और कम से कम
7 डिग्री रहने की तवक्को है, जबकि मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 21 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। और अब बात करें कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे बलोचिस्तान की। बलोचिस्तान में मौसम की सूरत हाल ये है कि शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द हो गया है। कोयटा का रुख करें तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 11 और कम से कम 1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सुबह सिंध का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। और अब कराची की बात कर लेते हैं कि ऐसा सानिया, दिल दहला देने वाला सानिया, गुल प्लाजा अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सैकड़ों ख़ानदानों का कब्रिस्तान बन चुका है। आग बुझ गई है लेकिन दिलों में लगी आग अब भी भड़क रही है। 26 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं, मगर खौफनाक बात यह है कि 80 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। इनमें एक पूरा ख़ानदान, मियाँ बीवी और 14 साला बच्चा भी शामिल है। और जो कहानियां सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि एक भाई कैसे बेताबी से, बेबसी से ये बता रहा था कि उसके भाई ने आखिरी कॉल पर कहा कि धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका है, हम बुरी तरह से चारों तरफ से फंस चुके हैं। और वरसा का ये शिकवा भी है कि फायर ब्रिगेड ने रिवायती सुस्ती दिखाई। अगर बेहतर तरीके से हिकमत अमली अपनाई जाती तो शायद आज कई घर उजड़ने से बच जाते। वफाकी हुकूमत ने ताजिर बरादरी की मदद करने का वादा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी, और हम उनसे जान लेते हैं कि वो हुकूमती इक़दामात से किस हद तक मुतमईन हैं भी या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा कि हुकूमत ने मुतासरा ताजरों के लिए इमदाद का ऐलान तो कर दिया, लेकिन माजी के ये तजुर्बात बताते हैं कि ये रकम असल हकदारों तक पहुँचने में कई माह लग जाते हैं। बतौर ताजिर रहनुमा आप इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये जो मुआवजा है ये तमाम मुतासरीन तक पहुंच सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। असल मामला आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कल हमारी मीटिंग थी गवर्नर सिंध जनाब कामरान डसूरी साहब से, और सिंध गवर्नमेंट के भी वज़रा से भी राब्ता था। लेकिन जो सूरत हाल आप जो बता रहे हैं हकीकत ऐसे ही है। ये जो खानदान जो उजड़ गए हैं, जिनके प्यारे उनमें अब नहीं है इस दुनिया में, हम पहले तो उनसे, उनके खानदान से ताज़ियत करते हैं, और एक फायर फाइटर जो शहीद हुए उनके खानदान से भी हमें हमदर्दी है। और अल्लाह ताला उनको अपने ज्वार रहमत में जगह दे, और जो लोग जख्मी हैं अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। सूरत हाल यह है कि ये बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो चुकी है। आज 5वां रोज है। सबसे पहले सवालिया निशान सिंध हुकूमत पर उनकी नाअहली खुलकर सामने आई इस सानिये के बाद। अब तक ना तो ये सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, अब तक ना बॉडियां वहां से जो वो रिकवर हो चुकी हैं नहीं हुई हैं। वो लोग जो अपने प्यारों को देखने के लिए तरस गए हैं वो धाड़े बार बार कर रो रहे हैं। और ये इसे मुकम्मल करने की, जैसे सिंध गवर्नमेंट ने, सीएम मुराद अली शाह साहब ने जो ऐलान किया कि फी खानदान जो शहीद हो गया 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो लोगों को ये बिल्डिंग जो नए सिरे से बनेगी और जिनके माल असबाब जो करोड़ों के असासे रखते थे वो आज रोड पर आ गए, उसके लिए इन्होंने अभी तक कोई टाइप का कोई ऐसा पैकेज का ऐलान नहीं किया। विफाक की तरफ से कल जनाब वफाकी वजीर जनाब जाम कमाल साहब ने भी विजिट किया। उन्होंने यकीन दहानियां सब करा रहे हैं, लेकिन अमलन जब तक काम नहीं होगा, बातों से पेट नहीं भरेगा। अब जब तक ये लोग बेरोजगार हैं, उसके लिए भी अल्टरनेट गवर्नर साहब से कल मीटिंग में हमारे मामला कुछ दे पाएं, और अल्लाह करे वो बेहतरी की तरफ हम जाएं और इन लोगों के लिए कुछ कर पाएं। तो ये एक हुकूमत सिंध और विफाक को भी मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये अपील करता हूं,
खुदारा आप आगे आए और इन बेसहारा लोगों का सहारा बने। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं। वो जितने अरसे तक बेरोजगार रहेंगे उनको रोजगार चाहिएगा। और मैं आज आपके चैनल से एक अच्छी खबर ये दे देता हूं, जो मजदूर वहां बेरोजगार जो हुए हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला हम उन्हें अल्टरनेट रोजगार पर वहां लगाने के लिए आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा पाकिस्तान जो है। चलें जावेद साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो मदद के लिए आएंगे, लेकिन जो हुकूमत या वहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए ना। वो एक तो इन सब मामलात से पहले कोई इस तरह का एक्शन नहीं लेते कि इस तरह के वाक़यात हो ना, और जब हो जाते हैं तो भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो उस दौरान ये बात भी सामने आई है कि इमारत का जो नक्शा है या फायर एग्जिट के रास्ते वो क्लियर नहीं थे। तो किस पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये तो एक बयानिया बनाया गया था हुकूमत सिंध की तरफ से कि जो फायर एग्जिट के रास्ते बंद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका मीडिया वहां मौजूद है और उसने भी देखा है, और लोगों के जो आई विटनेस हैं उन्होंने भी, मीडिया ने जो कवरेज दी है वो आपके सामने है। ये सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये मामला दूसरों के ताजरों के कंधे पे डालना चाहते हैं। अच्छा। ये इस तरीके से दूसरों पे ये मामला डालने से मामला हल नहीं होगा। और मीडिया ने हकीकत में हुकूमत की पोल खोल दी, और ताजिर बरादरी जिस तरीके से आज परेशान है, उन्हें आज कोई दिलासा देने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां के वो तमाम एग्जैक्ट बंद थे और वो फला थे। ये सिर्फ एक झूठ का मबनी बयानिया था जो उन्होंने बनाया, और वो मीडिया ने उसे बेनकाब किया। और आज ये मीडिया आपका ना होता तो हमारी कोई दाद फरियाद ऊपर तक हुकूमत के ऐवानों तक नहीं जाती। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पाकिस्तान के मीडिया का, उन्होंने हमारे ताजिर बरादरी के साथ भरपूर ताउन किया। और ऐसी कोई बात भी थी तो इदारे मौजूद हैं, वहाँ का गाड़ियों का फायर ब्रिगेड की आना, पानी की शॉर्टेज का हो जाना, लेट गाड़ियों का फायर ब्रिगेड का पहुंचना, इनमें ताजिरों की क्या कोताही है। अच्छा जी, इनकी तो आज पूरी दुनिया हम पर जो है वो हैरान और परेशान है कि आज 5वां रोज है, अब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। तो गुल प्लाजा से बहुत बड़ी इमारतें भी कराची में मौजूद हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूं को भी ऐसा कोई सामना ना हो। तो वो 24 फायर ब्रिगेड स्टेशन है कराची में, 3.5 करोड़ की आबादी में। ये मुझे बताया जाए कि ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क में उन पर जावेद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम आपसे मजीद भी चाहेंगे कि इंफॉर्मेशन लें, मजीद बातचीत भी करें। एक मुतासरा फैमिली के शख्स हैं राहील साहब, मोहम्मद राहील उनका नाम है, जिनके भाई, उनकी भाभी और उनका भतीजा जो है वो अभी तक नहीं मिल सके, वो लापता अफराद में शामिल है। उनसे बात कर लेते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। राहील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि कोई मौजा हो जाए और आपके प्यारे जिंदा सलामत वापस लौट आए। बताइएगा, आखिरी बार आपकी क्या कोई बात हुई थी अपने भाई से, और वो शॉपिंग के लिए वहाँ पर गुल प्लाजा में मौजूद थे? जी, वो लोग शॉपिंग के लिए वहाँ मौजूद थे और तकरीबन 11:53 तक उनकी लास्ट कॉल रिसीव हुई है। और 10:53 तक, 10:53 तक उनकी कॉल रिसीव हुई है। 10:15 बजे फायर मेरा ख्याल स्टार्ट हुई है बिल्डिंग में, और वो मेज़नाइन राइट अबव ग्राउंड फ्लोर थे, एक फ्लोर ही ऊपर थे। और उनकी आखिरी डिस्ट्रेस कॉल जो रिसीव हुई है कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक भी, वो 10:53 पे हुई है। आधा पौना घंटा इन बिल्डिंग वालों के पास भी था लोगों को निकालने के लिए। फायर ब्रिगेड नहीं आई, इदारे नहीं पहुंचे, एक फ्लोर ऊपर लोगों को नहीं पता था आधे घंटे तक नीचे आग लगी हुई है। ना कोई अलार्म सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर थे नहीं थे ये तो क्लेम कर रही है इंतजामिया, बट ये इंतजामिया भी, इदारे भी, ये सब, मैंने इनकी पूरी बात सुनी भाई साहब की जो भी बोल रहे थे। लेकिन इंतजामिया और ये इदारे दोनों ही, इदारे आते हैं टेस्टिंग करने के लिए, आप ऑफिस खोले हैं, ये आते हैं इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, इनकी उम्मीद सिर्फ ही होती है कि लिफाफा मिल जाएगा इनको, चले जाते हैं। अच्छा राहील, जैसे आप सूरत हाल बता रहे हैं, इंतज़ामिया का बयानिया कुछ है, वाक़ये से पहले बयानिया कुछ होता है, वाक़या रूनुमा होने के बाद कुछ होता है। यकीनन ये बड़ी दुख की बात है, और कोई भी इंसान आपका दुख इस वक्त नहीं समझ सकता जिस दुख से आप गुजर रहे हैं। आपके प्यारे अंदर मौजूद हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन ना इंतज़ामिया मदद करिए ना आप कुछ कर सकते हैं। आखिरी मैसेज उनका क्या था जो आपको मौसूल हुआ? यही उनकी कॉल थी, उनके हमजुल्फ के पास आई थी आखिरी कॉल, और उनकी यही कॉल थी कि धुआं भर गया है। और भाभी की आवाज़ पीछे से यही थी, उसकी आवाज़ भी यही थी
कि हमें बचा लो, हमें सांस नहीं आ रहा, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा कि आप दुकान नंबर बता दें, कोई लोकेशन बता दें, हमें आइडिया हो। हम पहुंच गए थे वहां पे, तो उन्होंने बोला कि कुछ नजर नहीं आ रहा, दुकान नंबर नहीं पता, सिर्फ क्रॉकरी की दुकान है, इतना उन्होंने बताया। उसके बाद से फिर वो उनसे बात नहीं हो पाई। फोन कनेक्ट भी हुआ लेकिन फिर उन्होंने उठाया नहीं। अच्छा, तो लेकिन बात यही है ना कि आधा घंटा बहुत है बॉस। अगर 10:15 बजे भी लगी थी आग और 10:53 तक वो कॉल पे थे, तो 45 मिनट्स हैं। तो राहिल, ये भी बताइएगा आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं जो अभी तक अंदर मौजूद हैं, और आपको कोई अंदाजा है ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या, अभी तक कितने अफराद हैं जो अंदर मौजूद हैं और जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका? देखिए, मुझे तो अंदाजा इस बात का नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो हमें वहाँ मिल रही है लोगों से बात करके, मुख्तलिफ दुकान वालों से, तो दुकान वाले ने कहा 1200 दुकानें हैं। अगर उसमें से 25% भी लोग दुकान वाले और उनके वर्कर्स मौजूद थे तो भी 250-300 तो सिर्फ वही लोग होंगे। अब मुझे नहीं अंदाजा कि शॉपर्स कितने मौजूद थे, हमारे तो सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन कितने शॉपर्स वहाँ मौजूद थे, कितने लोग वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल, जब आपकी बात हुई, यकीनन उस वक्त कयामत का सा मंजर था पूरे प्लाजा के अंदर। आपको फोन में यकीनन और भी पीछे चीखों पुकार जो है वो सुनाई दे रही होगी, लोगों की भगदड़ मची हुई थी, आग लगी हुई थी, बड़ा कर्बनाक मंजर था। तो क्या आप दूसरे लोगों की अभी आवाजें सुन पाए जो कि बेबसी के आलम में थे? देखिए, मैंने तो डायरेक्टली, मेरा फोन जब कनेक्ट हुआ था तो मुझसे तो वो बात नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने उठाया भी नहीं फोन। अच्छा, आखिरी बात उनकी हमजुल्फ से हुई थी। मैं वहाँ मौजूद, मेरे हमजुल्फ 11-11:15 से पहले वहाँ पहुँच गए थे। मैं 11:15 बजे वहाँ पहुँचा हूँ, और उस वक्त भी ग्राउंड फ्लोर पे आग थी, और सारे जो मेज़नाइन फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है और सारे फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल उस वक्त धुएं के अंदर थे, लेकिन वहाँ आग नहीं थी। 11:30 बजे तक वहाँ आग नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बेशुमार लोग वहाँ पे आके तमाशा और वीडियोस बना रहे थे, ये आप देख सकते हैं। खिड़कियां बंद थी, दीवारें लगा के बंद कर दी गई थी ताकि इनको एसी या सेंट्रलाइज सिस्टम जो भी करना था। हम बोलते रहे, हमारे हमजुल भी बोलते रहे, हम चीखते रह गए, यार खिड़की दीवारें तोड़ो, ऊपर फ्लोर्स पे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराओ। कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं था इनके पास। जो रेस्क्यू वाले भी थे, जब मैं 11:15 बजे पहुंचा और रेस्क्यू वाले थे वहाँ पे, फायर ब्रिगेड्स भी थी, स्नॉर्कल भी था। दूसरा स्नॉर्कल मेरे सामने आया था, लेकिन वो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन की वजह से वो अपना रास्ता नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन ये है कि उस वक्त भी ऊपर वाले फ्लोर्स पे रेस्क्यू का काम किया जा सकता था, धुएं को निकाला जा सकता था, दीवार तोड़ के, खिड़कियों को तोड़ के, लेकिन कोई शवल नहीं था या कोई बिल्डोजर नहीं था, किस तरह की कोई मशीनरी नहीं थी वहाँ पे, इस तरह का इंतजाम नहीं था कि जिससे बिल्डिंग की चीजों को तोड़ के लोगों को या धुएं को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, इवैक्यूएशन प्लान पे काम नहीं हुआ, सिर्फ ये पानी देने आए थे। कीमती जो वक्त था वो भी जाया कर दिया गया, मशीनरी मौजूद नहीं थी जो लोग वहाँ पर पहुंचे। रही गो के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी दुआ गो हैं कि किसी तरह जो आपके प्यारे हैं कोई मौजज़ा ही हो कि वो सही सलामत आप तक पहुंच जाए। इम्कानात तो बहुत कम है, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने इस दुख की घड़ी में अपना जो दुख है वो हमारे साथ शेयर भी किया, बांटा भी, और उस हवाले से बात भी की। जावेद साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। जिस तरह से आपने सुना कि यकीनन हुकूमत की तो बहुत बड़ी नाअहली है ही और इदारों की नाकामी है, ये सब अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आपने राहिल साहब को सुना, वो कह भी रहे थे कि जनाब कोई अंदर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं थे, उसके अलावा कोई इस तरह का सामान मौजूद नहीं था कि कोई फायर अलार्म वहां पर मौजूद नहीं थे कि बर वक्त इत्तला पहुंच जाती, और आधा घंटा तो यही नहीं मालूम हो सका कि निचले फ्लोर पर आग लग गई है और ऊपर वाले इससे लाइल्म खरीदारी में मसरूफ थे। पहले तो मैं राहिल साहब की से बड़ी हमदर्दी है हमें, और जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। मैं उनकी बात की तायद भी करता हूँ। ये फायर अलार्म इस बिल्डिंग में नहीं था और होना चाहिए, लेकिन एक सानिए के बाद हमें ये याद आता है कि यहाँ क्या क्या कमी थी। जो मुतल्लिका इदारे हैं, KMC है, जो तकरीबन कमर्शियल से हमसे तकरीबन 3.5 अरब रुपया कलेक्शन पर मंथ वो करती, मुझे नजर नहीं आता कि वो क्यों नहीं फायर सेफ्टी के इंतजामात या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों नहीं वो चेक करती। क्या वो किसी बड़े सानिए का इंतजार करते हैं और उसके बाद ये जाकर जो करते हैं। अब ये कुछ दिन बाद चलेगी, उसके बाद जिनके लोग इस दुनिया से चले गए वो पूरी जिंदगी का उनका रोना होगा। लेकिन ये चीजें, जब मैं ये कहता हूँ, एक जुडिशनल इंक्वायरी ताजिरों की तरफ से हमने, आल पाकिस्तान जुमन ताजिरान की तरफ से हमने हुकूमत को कहा एक जुडिशनल इंक्वायरी करवा। बिल्कुल, इसकी इंक्वायरी जावेद साहब होनी भी चाहिए, और ये मामला ऐसे नहीं जाना चाहिए। और हुकूमत जो है, हम उससे भी बिल्कुल पूछेंगे, उनके नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि जनाब आपकी नाअहली थी, आपने क्या किया। अब अगर हम आगे देखें तो क्या आपकी यूनियन की जानिब से भी जो दीगर बड़ी बड़ी इमारतें, आपने भी कहा कि इससे भी बड़े बड़े प्लाजास मौजूद हैं,
तो वहां पर भी आप जो उन प्लाजा मालिकान हैं उनको आप ये दबाव डाल रहे हैं, उनको इस बात का पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप भी फायर अलार्म लगाएं, इस वाक़े से कुछ सीखें और हिफाजती इंतजाम जो हैं वो बिल्डिंग्स के अंदर, प्लाजास के अंदर होने चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो तो लोगों का जानी नुकसान ना हो सके। बिल्कुल जी, होना चाहिए और हम उसके लिए ताजिर बिरादरी की तरफ से हम हुकूमत को ये यकीन दहानी कराते हैं, जो भी ऐसी कोई बिल्डिंग है जहां फायर अलार्म नहीं है या फायर एग्जैक्ट नहीं है, उन बिल्डिंगों को सील कर दिया जाए। यह आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कह रहा हूं। और जो हुकूमत सिंध की तरफ से जो गफलत बरती गई है और उसमें एक इंक्वायरी इन्होंने कमिश्नर कराची की सरबराही में बनाई है, कि हम पहले भी उसे रिजेक्ट कर चुके हैं, हम उसे इंक्वायरी कमेटी चले को सर, नहीं वी मानते, होप जिस तरह से आप कह रहे हैं उस इंक्वायरी पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो और फायर अलार्म मौजूद हो। अब नेक्स्ट टाइम कोई यहाँ पेश ना आए और हम बैठकर इस तरह डिस्कस ना करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक के बाद एक सानेहा हो जाता है, कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे। और कितनी तकलीफ दे बात है कि कोई माली चीज़ का अजाला हो जाता है, जिनकी जानें चली गई, जिनके प्यारे चले गए, उस चीज़ का कीमती जानों का अजाला नहीं हो सकता। और जो कोई जले बच के बाहर भी आ गए, उनके लिए भी सारी जिंदगी तकलीफ है। जिनकी जमा पूंजी लुट गई, उनके लिए भी रहना सारी जिंदगी तकलीफ है। वो अपना सारा सिस्टम कैसे शुरू करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, कितनी तकलीफ दे चीज़ है। और हुकूमत या इंतजामिया जो है इस हवाले से मदद करने नहीं आती। कराची में ये पहला वाकया नहीं है, हज़ारों इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। लोग बेसरो सामानी की हालत में होते हैं, ना कोई अल्टरनेट जगह दी जाती है, ना उनको कोई इमदाद दी जाती है। और ये एक चले शख्स है जो बात कर रहा है कोई इमदाद कर देगा, पर इमदाद पे आप कितनी देर जिंदा रह सकते तो कहते हैं ना कि अगर कोई आपको पता चले ना कि आपका प्यारा मर चुका है तो आपने उसे दफना दिया है तो आपको सुकून आ जाता है, लेकिन जो कोई लापता है उसका सुकून नहीं आता। हुकूमती इदारे जहाँ इतनी बात करते हैं, आप दूसरों पे जिम्मेदारी आयद करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ताजरों पर, प्लाजा मालिकान पर भी आयद होती है, लेकिन जनाब आप अभी तक जो बाकी 81 अफराद लापता हैं उन्हें तलाश करने में इतने दिन गुजर जाने के बावजूद कितनी कामयाबी आप हासिल कर सके हैं। और साथ ही क्या आपने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर आपने जो दूसरे प्लाजाज हैं वहाँ पर हिफाजती इंतजाम चेक करने शुरू किए हैं, आपकी टीम्स ने वहाँ पर छापे मारना शुरू किए हैं इदारों ने, ताकि वहाँ पर देखा जा सके कि वहाँ पर कितने हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं कि कोई ऐसा हादसा पेश आए तो लोगों की जिंदगियों को आप बस जनाब जो है महफूज बना सके। माली नुकसान तो चले एक अलग चीज़ है, मैं वहाँ तब से ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वहाँ पर बेसरो सामानी का आलम होगा, कितनी बेबसी होगी कि वालिदैन जो थे, जो डॉक्टर हमने बात की डॉक्टर उमर हैं, डॉक्टर आयशा थे, उनकी अहलिया आयशा साहब थी, बच्चा छोटा, वो कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा बच्चा किसी तरह से बच जाए, हम इसको किसी तरह से बचाने में कामयाब हो जाएं, हमारी खैर है, लेकिन वो अपने बच्चे को भी बचा नहीं पाए। इंतजामिया से क्या एक्सपेक्ट करना, आपका जब कोई प्यारा या बाहर हो और आप किसी मुश्किल में आप कॉल करें कि आपको बचाना है, उस पर कितनी तकलीफ देनी। मैं ये सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई मेरे से मदद मांगे मेरा प्यारा तो क्या सिचुएशन होगी। और कराची में आधे घंटे के अंदर आप देखें, वो नबील हमें बता भी रहे हैं रहील इस हवाले से कि जनाब आधा घंटा लगा है। इतने बजे वो प्लाजा के अंदर गए हैं, कोई 10:15 बजे और 11:45 बजे उनकी आखिरी कॉल आई है, उसके बाद कोई राब्ता नहीं है। यानी आग इतनी तेज़ी से फैली कि सब कुछ वहाँ पर जलकर राख हो गया। अब देखते हैं इंतज़ामिया क्या करती है और जो लोग बच गए हैं उनकी मदद जो है वो किस तरह से की जा सकती है और ऐसे हादसात को रोकने के लिए कौन सी हिकमत अमली सामने आती है। लेकिन संजीदगी तो आपके सामने है कि वज़ीर आला ने वज़ीर आला ने कई घंटे गुजर जाने के बाद इस जगह का दौरा किया, इस प्लाजा का उन्होंने विजिट किया है, लेकिन वो विजिट करना भी उनका अब क्या मानी रखता है। लफ्ज़ कम है जनाब, ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और जब भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या एटॉमिक वर्ड हम सुनते हैं तो अमूमन जहन में आइटम बॉम्ब, धमाके या मोहलिक हथियारों की तस्वीर आ जाती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ तबाही के लिए नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बचाने, सेहत बेहतर बनाने और जदीद तहकीक के लिए भी इस्तेमाल होती है। और दुनिया तेज़ी से तरक्की कर रही है और इसी रफ्तार के साथ टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल के नए ज़ाविये भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी एटमी सलाहियतें दुनिया के सामने काबिल सताइश हैं और इसके पीछे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का किरदार नहायत अहम और काबिल फ़ख्र है। ये इदारा सिर्फ दिफाई उमूर तक महदूद नहीं है, बल्कि सेहत, तवानाई, तालीम, तहकीक और ज़राअत में भी नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुल्क भर में कायम 21 कैंसर हॉस्पिटल
मोहलिक बीमारियों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं और हज़ारों मरीजों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। इसी आम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया साहिबा, डायरेक्टर जनरल हैं न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ऑन्कोलॉजी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप पर मुल्क कौम की खिदमत के हवाले से, तो किस तरह से, पहले तो हमें ये बताइए कि आप मैनेज करती हैं इतना कुछ, फैमिली को भी, और साथ ही साथ 21 कैंसर हॉस्पिटल्स की आप सर्विलेंस भी करती हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा ये तो ऑब्वियसली। जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। ज़ैर, ऐसा है कि 21 कैंसर सेंटर चलाना वाकई एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जो इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो हमारे सारे 21 के 21 कैंसर सेंटर हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट है, उसमें इंतहाई क्वालिफाइड मैन पावर है, और हम जिस मेरिट पे लोगों को लेके आते हैं और जिस मेरिट पे चलाते हैं, तो वो इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम खुद से करते हैं। तो मेरा जो रोल है वो उनकी एक ओवरसाइट, यानी मैं उन सब की चीज़ों को मैनेज कर रही होती हूँ। तो इसमें एक एक्सपीरियंस के साथ और एक फैमिली की सपोर्ट और मेरी जो मैनेजमेंट है और जो मेरी जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी सपोर्ट है, तो मैं यहाँ तक हूँ और इन चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा शाज़िया साहिबा, पाकिस्तान में हम देखते हैं हर साल 1,80,000 कैंसर के नए मरीज़ रजिस्टर हो रहे हैं। ये अदाद-ओ-शुमार बहुत तशवीशनाक है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली ये जो माहम डाटा है ये है जो एक इंटरनेशनल साइट है ग्लोबोकैन, उसका डाटा है, और ये क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक तो कोई इस तरह की कैंसर रजिस्ट्री नहीं है नेशनल लेवल की, जिस पे हम कह सकें कि ये एक जो आदाद शुमार हैं ये बिल्कुल सही हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 2008 से अपनी कैंसर रजिस्ट्री बना रहा है और छाप रहा है, तो हम जो है तकरीबन 40 से 50 हज़ार नए कैंसर पेशेंट देखते हैं। और 2023 में एक तहकीक पाकिस्तान की छपी थी, जिसमें कि पाकिस्तान की 6-7 कैंसर रजिस्ट्रीज़ जो इस्टेब्लिश्ड हैं उनको मिला के जब हमने डाटा इकट्ठा किया था, तो उसमें तकरीबन मतलब 100-1 लाख से करीब पेशेंट्स आते हैं। ग्लोबोकैन जो है वो एक एक्स्ट्रापोलेटेड डाटा या वो जो आपके फैक्ट्स हैं उस पर करता है। 1,80,000 वाकई तशवीशनाक है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्ट फिगर। तो एग्जैक्ट फिगर अब हमें तब पता चलेगा क्योंकि अब हमारा एक लेजिस्लेशन भी आ गई है कि कैंसर रजिस्ट्री नेशनल होएगी, तो उसके बाद हम अपनी एग्जैक्ट फिगर पे बात कर सकेंगे कि कितना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाज़िया साहिबा, अब मुल्क भर में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 21 कैंसर के सेंटर्स हैं, ये आवाम को कौन कौन सी बुनियादी और जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। एक्चुअली हमारे जो 21 इदारे, जो जिसमें सबसे पहले 1960 में हमने पाकिस्तान का पहला कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सेंटर शुरू किया था कराची में, JPMC कराची में से शुरू हुआ था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनॉग्रेट किया है दिसंबर में अपना कश्मीर में जो सेंटर है कैंसर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का। तो हमारे जो इदारे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि रेडिएशन से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं डायग्नोसिस के लिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन की टेक्निक आ जाती है, जिसमें रेडियो आइसोटोप लगा के आप डायग्नोसिस करते हैं। रेडियोलॉजी, CT है, MR है, वो मौजूद होते हैं। फिर तशख़ीस के लिए लेबॉर्ट्री की तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो ऑन्कोलॉजी का सेटअप होता है या कैंसर की जो इलाज का सेटअप होता है, उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोथेरेपीज़, इस तरह की तमाम तर सहूलियात जो कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, वो हमारे मशीनें भी हैं, एक्सपर्टीज़ भी है, मैन पावर भी है, और उस सहूलियात भी हैं कि हम लोगों को उस अच्छा डॉक्टर साहिबा, आम तासुर ये है कि कैंसर का इलाज महंगा होता है और तवील होता है। ऐसे मरीज़ जो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए आपके अस्पतालों में क्या सहूलियात मौजूद हैं?
कैंसर का इलाज महंगा होता है कुछ हद तक, तवील भी होता है, क्योंकि वंस आपको कैंसर डायग्नोज हो जाए तो फिर आपने लाइफ लॉन्ग फॉलो अप के लिए तो रहना है। लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट, जैसे मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में इनिशियल ट्रीटमेंट सर्जरी होती है, उसके बाद फिर आप या रेडिएशन से इलाज करते हैं या दवाइयों से, जिसको हम कीमोथेरेपीज़ कहते हैं, या आजकल इम्यूनोथेरेपीज़ और टारगेटेड थेरेपीज़ आ रही हैं। तो ये इलाज महंगे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में 2-3 तरीके हैं। एक तो बैतुल माल की सपोर्ट हमारे हॉस्पिटल्स में हासिल है, फिर सेहत सहूलत कार्ड जिन जिन प्रोविंसेस में और जैसे कैपिटल में हमारे पास है सेहत कार्ड, वो उसके ऊपर पेशेंट्स का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। और तीसरा जो है, हमारे हर सेंटर में अपनी एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है, जो इन कार्ड्स या बैतुल माल के थ्रू नहीं हो सकते, तो उनको हमारी सोसाइटी सपोर्ट करती हैं और पेशेंट को जो है हम बिल्कुल फ्री या सब्सिडाइज्ड जो है रेट्स के ऊपर हम रेडिएशन के ट्रीटमेंट की, ऑन्कोलॉजी के इलाज की और उसके अलावा डायग्नोसिस की फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूक्लियर मेडिसिन पाकिस्तान में तैयार की जा रही है, क्या ये पैदावार मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है या फिर दरामद भी ज़रूरी है इसकी? देखिए, न्यूक्लियर मेडिसिन में बेसिकली हम रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं। तो जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त तो पाकिस्तान में इसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक इदारा है, पिंस्टेक के नाम से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ना सिर्फ हम न्यूक्लियर मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले रेडियो आइसोटोप्स बनाते हैं, बल्कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यानी जो दवाई के साथ रेडिएशन वाला जो आइसोटोप अटैच होता है, वो भी हमारे यहाँ लोकली ही बन रहा है। और उसके बाद अब जो एक बहुत एडवांस्ड फॉर्म में है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक नया तरीका इलाज चंद सालों से जो दुनिया में है, जिसको थेरानोस्टिक कहते हैं, उसकी दवाई भी जो है हमें पिंस्टेक से मिलती है। और ये जो कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटी है हमारी पिंस्टेक की, जो हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में हमारे 21 अस्पतालों को वो सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में और भी जो कैंसर के डायग्नोसिस के सेटअप्स हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी सप्लाई किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए और पाकिस्तान में मौजूद और भी जितने इदारे हैं उनके लिए इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इस वक्त है। लेकिन ऑब्वियसली एक आगे बढ़ने और आगे जाने और इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत हमेशा होती है और रहेगी, और हम कर भी रहे हैं उसको। दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर हम देखते हैं मरीज़ों को अपने कैंसर के बारे में मालूम ही नहीं होता या बहुत देर बाद पता चलता है, तो इससे बचाव के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? देखें, कैंसर के लिए, कैंसर क्या हमारे 21 सेंटर हैं, लेकिन हमारे 21 सेंटर इलाज और डायग्नोसिस और सब कुछ फराहम करते हैं। लेकिन एक हमारा जो बहुत बड़ा एटॉमिक एनर्जी का मैंडेट भी हमारा था, हमारे सेटअप्स का और रोल भी है कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। ये जो लोग लेट प्रेजेंट करते हैं कैंसर से, उसकी रीज़न ये है कि लोगों को आगाही नहीं है कि कोई सिम्टम आ रहा है या कोई मसला हो रहा है तो क्या करना है। दूसरा ये है कि डायग्नोसिस के लिए इतने सेटअप्स या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरे पाकिस्तान में कि एडवांस किस्म के डायग्नोसिस की वो करें। अब कोई पेरिफेरी या बहुत दूर इलाके में कोई आदमी बैठा है और वो या औरत बैठी है, वो किसी BHQ या इस जगह पे जाती है, तो उस पर बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन्स अबाउट डिफरेंट कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की तो चलती हैं, लेकिन और भी ऐसे कैंसर्स हैं जो कि अर्ली डायग्नोज होएं तो हमारी जो है उससे बहुत आउटकम बेहतर हो सकता है। डॉक्टर शाज़िया, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं कैंसर के जो मैदे के लबलबे का जो कैंसर है उसको ट्रीट नहीं कर पाते या उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। आप बताइएगा, आपके सेंटर्स में क्या तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? जी, मैंने जैसे कहा कि हमारे पास ट्रीटमेंट वाइज अगर ऑन्कोलॉजी में देखा जाए तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी जिसमें आप दवाइयों या कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं वो भी मौजूद है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी मौजूद है, हमारे पास हर तरह की स्टेट ऑफ आर्ट मशीन मौजूद है हमारे सेंटर्स में, और उसके अलावा इम्यूनोथेरेपीज़, टारगेटेड थेरेपीज़ हर तरह की। और जो आप बात कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि जो पैंक्रियाज या वो थेरानोस्टिक का ट्रीटमेंट होता है,
वो इस वक्त मेरे 6 सेंटर जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं और ये ट्रीटमेंट जो है एट पार है इंटरनेशनली, दुनिया में कहीं भी जो इस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी लोकली प्रोड्यूस जो है दवाई वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, जिसमें कि कॉस्ट बहुत मतलब कम हो जाती है पेशेंट के लिए, जो कि आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में बाहर दुनिया में हो रहा है, वो हम चंद मतलब बहुत सारे उसको सब्सिडाइज रेट पे हम दे रहे हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और वो हमारे यहाँ 6 सेंटर्स में मौजूद है ये जी। फैसिलिटी। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया साहिबा आपके। और वाकई कैंसर जिसका नाम सुनते ही खौफ में इंसान मुब्तला हो जाता है, और जिसको हो उनके लिए भी परेशानी है, फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और ऐसे में इलाज की सहूलत होना, ऐसे सेंटर्स होना, और जो जैसे शाज़िया साहिबा जिस तरह बता रही हैं कि इतनी ज़िम्मेदारी वो माशाल्लाह से अदा भी कर रही हैं और सहूलियात भी आवाम को मिल रही हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त और खुशाइन। और इस हवाले से सबसे ज़्यादा हमें शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और माहिरीन यही कहते हैं कि जनाब इलाज, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, तो हमें जनाब एहतियात की तरफ जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉज कर रही होती हैं, और उसके अलावा अगर हो जाता है तो तब जनाब आपको अर्ली स्टेज में डायग्नोस होना कितना ज़रूरी है ताकि उसका इलाज किया जाए, क्योंकि जब 3rd या 4th स्टेज होती है खुदा न खास्ता तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं इंटरनेट की। आज सिर्फ सहूलत नहीं रहा इंटरनेट, बल्कि तालीम, कारोबार, सेहत और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। मगर पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त क्यों है? क्या पाकिस्तान में वाकई इंटरनेट मर चुका है, डेड हो चुका है? वीडियोस लोड ही नहीं होती हैं, कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं और फाइल जो है वो डाउनलोड ही नहीं हो पाती, और रात में तो अक्सर ऐसा होता है कि नेट चला ही जाता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नेट मौजूद हो। 7 से 9 में खास तौर पर जब ज़्यादा यूज़र होते हैं तो तब जनाब लगता है कि दबाव इतना बड़ा है कि वो बैठ ही गया है। ऐसे में हुकूमत 5G टेक्नोलॉजी को डिजिटल पाकिस्तान का अगला बड़ा कदम करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब टेलीकॉम कंपनियां हिचकिचाहट का शिकार नजर आती हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में स्पेक्ट्रम नीलामी मुतवक्के है। क्या 5G वाकई पाकिस्तान के सुस्त इंटरनेट का मसीहा होगा? ये मसला कुछ और है या फिर जनाब बताया कुछ और जा रहा है? इन्हीं तमाम बातों को आज जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट फहद महद साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट आखिर इतना सुस्त क्यों है? इंटरनेट तो छोड़ें, कॉल्स करते हैं तो जनाब कॉल पे आवाज सही नहीं आ रही होती, बार बार लोग फोन चेक कर रहे होते हैं, रीस्टार्ट कर रहे होते हैं कि मसला क्या है। कोई वीडियो देखनी हो तो वो लोड ही होती रहती है। हाँ, ये बताइएगा ये मसाइल हैं क्यों? देखिए, इंटरनेट की स्पेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इंटरनेट काम किस तरह से करता है। आप जब अपने मोबाइल पे इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप एक अपने सेलुलर टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं। उस टावर के थ्रू दूसरे टावर तक एक बैंडविड्थ के थ्रू, एक स्पेक्ट्रम के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसको समझने के लिए ऐसे ही है कि जैसे आप हवा में रोड्स समझ लें कि आपका डेटा, आपकी तस्वीर, आपकी वीडियोस, आपके दूसरे मोबाइल के पैकेट्स वो एक टावर से दूसरे टावर में वाया रोड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि बहुत सारी कंपनियों के पास 4G के टावर्स हैं, 5G अभी पाकिस्तान में आना है, 3G के हैं। सो जैसे जैसे मोबाइल का कंज्यूमर बढ़ रहा है, हर मोबाइल कंपनी के पास जितनी बैंडविड्थ है, जितने उनके स्पेक्ट्रम्स हैं जो उन्होंने नीलामी में ख़रीदे थे 4G की नीलामी में, वो आहिस्ता आहिस्ता कंजेस्टेड हो रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हाईवे पे सुबह के टाइम पे रश होता है और दिन के टाइम पे कम ट्रैफिक होती है। जो मैडम बात कर रही थी कि रात को इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाता है। सो मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स जो रात को इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पूरे नेटवर्क पे उसका लोड पड़ता है और फिर उसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड कम होती है। ये एक मसला है। दूसरा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में अभी तक जितने भी सेलुलर टावर्स हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, वो माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे है। जब तक हम फाइबर ऑप्टिक्स या लेटेस्ट या रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव नहीं करेंगे हमारा इंटरनेट उसी तरह स्लो चलता रहेगा। तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड के मसाइल, कभी शाख आके तारें काट देती है, कभी और मसले होते हैं। सो ओवरऑल वो सारी चीज़ें मिल के पूरा आपका इंटरनेट को और फाहद जो इंटरनेट जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कंपनीज का कितना बड़ा फ्रॉड है कि स्पीड का बता देते हैं, कोई कनेक्शन के आप हवाले से कंप्लेन करें कि स्पीड अच्छी नहीं आ रही तो कहेंगे देखिए हमारी तरफ से स्पीड फुल आ रही है, आप चेक कर लें, दिस एंड दैट, लेकिन इंटरनेट वाकई नहीं होता। ये कितना मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, बिल पे बिल आए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं मिल रहा।
देखिए कंपनीज़ इस मामले में मैं बिल्कुल जो आपने कहा मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन कंपनीज़ उससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हैं। कंपनीज़ को जब कोई भी नीलामी में वो हिस्सा लेती हैं तो वो डॉलर्स में पे करके 4G 3G की 5G की बैंडविड्थ खरीदती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में वो पैसे या रेवेन्यू कमाते हैं वो रुपयों की शक्ल में होता है। हम बहुत ज़्यादा, आप 100 रुपये के लोड पे आप तकरीबन 30-35 रुपये का टैक्स देते हैं। आप कोई भी इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आप घर में कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हैं, उस पे भी आप टैक्स देते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन कंपनियों का इस पूरे प्रोसेस में रोल बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हुकूमती पाबंदियों की वजह से लेटेस्ट इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, और इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज से तकरीबन 10 साल पुराना है। सो उसकी अपग्रेडेशन के लिए ओवरऑल स्टेट लेवल की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और वो ये कंपनियाँ अकेले नहीं कर सकती, और उसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट के इतने मसाइल हैं। अच्छा फहद साहब, 5G के हवाले से बहुत बातें हम सुन रहे हैं। वैसे तो 2025 के आखिर में कहा जा रहा था कि जनाब ये दस्तयाब होगा, लेकिन अब आगे चलकर सुन रहे हैं कि स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। कितना फ़र्क पड़ेगा इससे इंटरनेट की स्पीड पर? या फिर मोबाइल पे बस लिखा हुआ होगा 5G? देखिए 5G की पाकिस्तान को, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान 5G के लिए अभी तैयार है। 5G को ऑपरेट करने के लिए आपके जितने भी सेलुलर टावर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स पे होने चाहिए। पाकिस्तान के अभी तक सारे टावर्स, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं लेकिन 40-50% अभी पुरानी टेक्नोलॉजी पे हैं। दूसरी चीज़ 5G को इस्तेमाल करने के लिए आपको, उन टावर्स को ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पाकिस्तान में बिजली के मसाइल आप सबके सामने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स हैं, उनमें से कितने लोगों के पास या कितने लोगों के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो 5G इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकें। यानी आपको अपने मोबाइल, अभी हम जितने भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो 4G LTE या 4G इनेबल्ड होते हैं। सो 5G के लिए आपको हार्डवेयर की अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है कि आपने अपने उसको इस्तेमाल करना है। और पाकिस्तान में मैं कल परसों देख रहा था कि हम सिर्फ 3 या 4 स्पेक्ट्रम्स को गवर्नमेंट नीलाम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें से जो हाईएस्ट है वो 2600 मेगाहर्ट्ज़ है, जिसको 2.6 भी हम कहते हैं। बट पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा बड़े स्पेक्ट्रम दुनिया में फंक्शनल हैं, और अगर हमने अभी 5G को रोल आउट कर दिया तो वो फिर एक लिमिटेड सी क्लास के लिए होगा, उन तमाम लोगों, बड़े शहरों के लिए होगा, उन तमाम लोगों के लिए होगा जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जनरल पब्लिक अभी भी, मतलब आप अपने आसपास के लोगों में देखें जो ज़्यादा अच्छे मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अभी तक 2G पे चल रहे हैं। अच्छा फहद, इसको सादा अल्फाज में ये कहें, जैसे किसी मोबाइल की गैलरी या हम देखें डेटा जो है, स्टोरेज जो फुल हो जाता है, लेकिन अब आगे वो प्रोसेस ही नहीं कर पाते, तो इंटरनेट की भी कैपेसिटी पाकिस्तान में अब स्टोरेज इतना हो गया कि अब नेक्स्ट कोई भी चीज़ उस पर काम नहीं आ रही। बिल्कुल, इसको ऐसे ही समझें कि आप एक फरारी ले लें और आप उसको टूटी फूटी सड़क पे भगाने की कोशिश करें। 5G फरारी है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक वो पुरानी सड़कें हैं। सो उस पे आप जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी तेज़ी से दौड़ाएंगे वो बहुत दूर नहीं जा सकेगी। सो जितने भी स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ होती हैं, लो बैंडविड्थ ज़्यादा दूर तक जाती है, लेकिन वो सिर्फ 2G या 3G इनेबल्ड होती है। 5G के लिए आपका डेटा ज़्यादा जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी या वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। सो आप जितना मर्जी उसको भगाने की कोशिश करेंगे वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकेगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी काम है। उसके बाद फिर ये नीलामी शिलामी इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। सुस्त इंटरनेट से देखा जाए तो क्या आप समझते हैं अब गुज़श्ता साल के अंदर मुल्क की मईशत, IT एक्सपोर्ट्स और फ्रीलांसर्स को सालाना कितना नुकसान हुआ है? देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे पिछले 1 साल में मौके आए जिसमें इंटरनेट कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया गया और लोगों का इंटरनेट का एक्सेस रिवोक कर दिया गया। फिर हमने ये भी सुना कि शायद इस मुल्क में कोई फायरवॉल डिप्लॉय हो रही है। फायरवॉल हो भी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बट उस सारे मैं इस चीज़ का भी एडवोकेट हूँ कि इस मुल्क में सोशल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए, इस मुल्क में सोशल मीडिया के रूल्स बनने चाहिए, इस मुल्क में जो डिजिटल की मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड्स ना हो, फाइनेंशियल क्राइम्स कम हो, वो सब होने चाहिए। लेकिन उस सब के बावजूद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा सेटअप, एक ऐसी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी लोगों को दी जाए जो पाकिस्तान में बैठ के बाहर से पैसे ला रहे हैं, जो बाहर से ज़र मुबादला ला रहे हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ
जो ऑनलाइन बैठ के काम करते थे, जो फ्रीलांसिंग करते थे, जो डिजिटल से पैसे कमाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट आउट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट के मसले हैं। और फिर जब आप इंटरनेट के मसाइल के अलावा आप पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट्स नहीं मंगवा सकते, पेपाल इनेबल्ड नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं। सो इंटरनेट की स्पीड आपकी बेस ये ऐसे ही है जैसे रोटी कपड़ा मकान था। सो अब आपके पास रोटी कपड़ा मकान और साथ इंटरनेट ना हो तो आपको ऐसे लगता है आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये नारा भी लगता है शामिल करना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट का इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया फहद आपके वक्त का, और वाकई अब वक्त की ज़रूरत है। और जैसे कहा जा रहा है कि जी डिजिटल दुनिया में इनकलाब आ रहा है और पाकिस्तान डिजिटली अगर देखें तो तरक्की करना चाहता है, तो इंटरनेट की सहूलत अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दुकानों के बाहर जाके चोरी भी कर रहे होते हैं बाज़ लोग इंटरनेट डिवाइस। तो मरीम नवाज ने फ्री दे दिया है, फ्री दे दिया होता है आपको, लेकिन वो आना भी तो चाहिए ना उज़ैर, जो घरों में वो आ नहीं रहा। और अब आप किसी की घर के बाहर बैठ के कनेक्शन लगा के अपना लगवा लो, ऐसे कनेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया इंटरनेट। अब वैसे मैंने कनेक्ट नहीं करके देखा कि वो चलता है या नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी का बड़ा खतरा रहता है। सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो दूसरी तरफ जनाब देखना है 5G आ तो रहा है, लेकिन बड़े मखसूस तबके को इसका फायदा होगा, जिनके पास अपडेटेड फोन्स हैं वो ही इससे फायदा उठा सकते हैं। बस फायदा या नुकसान की बातें अब कल करेंगे, वक्त खत्म हो गया है। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।